पुस्तक 9, अध्याय 1, नए रिंग ड्रैगन गार्ड्स। घुमावदार क्रिम्सन ड्रैगन पर्वत अनंत क्षितिज तक फैले हुए थे। अमर साधक भी उनका अंत नहीं देख सकते थे। उसकी एक चोटी पर एक विशाल टेलीपोर्टेशन एरे रोशनी से जगमगाने लगा। वाह! जी निंग और बाकी 52 अचानक उस संरचना में प्रकट हो गए। ये तो बहुत तेज था। निंग ने अपने आसपास नजर दौड़ाई। हालांकि वह पहले भी एक बार इस एरे का इस्तेमाल कर चुका था, फिर भी जिस तेजी से यह एक व्यक्ति को ले जा रहा था, उसे देखकर वह हैरानी से आहें भर रहा था। यहाँ रुको, जल्द ही रिंग ड्रैगन गार्ड्स तुम्हारे स्वागत के लिए लोगों को भेजेंगे, एक लाल चेहरे वाले बूढ़े ने ऊंची आवाज में कहा। वह उन 10 सादे वेशधारी बुजुर्गों में से एक था जो उस घेरे के चारों ओर तैनात थे और उसकी रखवाली कर रहे थे। निंग का समूह इस प्रकार आज्ञाकारी भाव से समूह से बाहर निकल आया और चुपचाप उसके पास प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही देर में दूर बादलों से एक विशाल चौड़ा जहाज नीचे उतरा और उसके चारों ओर से हवा की लहरें उठने लगीं। जैसे ही वह शिखर पर उतरा, एक अतुलनीय रूप से आकर्षक गुलाबी वस्त्र पहने युवती इस विशाल जहाज से नीचे उतरी। उसके पीछे वैसी ही आकर्षक महिलाओं का एक समूह था। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे परियों का एक समूह नश्वर संसार में उतर आया हो। और फिर आत्मिक प्राणी भी नीचे उतरे और वे सभी तुरंत साधकों की ओर बढ़े। अंकल वाइट। निंग ने व्हाइट वाटर हाउंड को तुरंत पहचान लिया, जो आत्मिक जानवरों के समूह के बीच में था। व्हाइट वाटर हाउंड की आंखों में आश्चर्य और प्रसन्नता के भाव थे। पिछले 3 महीनों में उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। जब किसी आत्मिक जानवर का स्वामी मर जाता था तो आत्मिक जानवर अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर लेता था, और जब ऐसा होता था तो वे उसे महसूस कर लेते थे। पिछले कुछ समय से आत्मिक जानवर अक्सर चले जाते और उड़ जाते थे, और जैसे जैसे एक के बाद एक चले जाते, बचे हुए आत्मिक जानवरों को समझ आने लगा कि कई साधक मर गए हैं। निंग, बेटा। अंकल वाइट ने निंग की ओर देखा। अचानक उनकी नजर निंग की कलाई पर लिपटे छोटे नीले सांप के सिर पर पड़ी। वे आश्चर्य से बोले, निंग, बेटा, ये सांप, यह एक नीला आकाश सांप है। निंग ने मन ही मन उसे संदेश भेजा। यह वही नीला आकाश सांप है जिससे मैंने पहले भी ईस्ट माउंट मार्श में साहसिक यात्रा के दौरान लड़ाई लड़ी थी। इस बार हम भाग्यशाली थे कि हमें गॉल पर्वत के जंगली दलदलों में फिर से मिलने का मौका मिला, और यह कहा जा सकता है कि हमने साथ मिलकर जीवन मरण का अनुभव किया। शायद इसलिए कि मैंने उसे बचाया था, उसने स्वेच्छा से मेरी आत्मा जानवर बनने की पेशकश की, और इस तरह ये हुआ। व्हाइट वाटर हाउंड ने धीरे से सिर हिलाया। उसने मित्रता भरी आंखों से एजियो स्काईस्नैक की ओर देखा और मन ही मन निंग से कहा, एजियो स्काईस्नैक अक्सर कुछ खजाने खोज लेते हैं और उनमें विकास की अद्भुत क्षमता होती है। निंग, ये वाकई तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। तो आप अंकल वाइट हैं? किंग ने उन्हें संदेश भेजा। व्हाइट वाटर हाउंड ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में खुशी थी। जी, निंग के पिता के साथ आप अच्छे भाई थे, है ना? मैंने सुना है कि आप भी स्वेलो माउंटेन से हैं। मैं भी। ये कहा जा सकता है कि हम दोनों एक ही शहर के हैं। मैं, मास्टर, और आप, अंकल वाइट। हमें स्वेलो माउंटेन के 3 हीरो कहा जा सकता है। जब निंग और अन्य साधक अपने आत्मिक प्राणियों से बातें कर रहे थे, तो सुंदर, आकर्षक महिलाओं का समूह कौतूहल से उनकी ओर देख रहा था। उनकी नेता, गुलाबी वस्त्रधारी महिला, थोड़ी देर प्रतीक्षा करती रही, फिर अंततः बोली, सभी 52 साधक उसकी ओर देखने लगे। सबसे पहले मैं आप सभी को जीवित बचने के लिए बधाई देना चाहती हूँ। आप मुझे ताओवादी युलान कह सकते हैं। गुलाबी चोगे के नीचे उसका शरीर दिखाई भी दे रहा था और छिपा भी, और उसकी आवाज और भी ज्यादा आकर्षक थी। निंग की अनुचर क्लाउड जेड को जन्मजात सुंदरता और मोहिकता की धनी कहा जा सकता है, लेकिन इस महिला का करिश्मा साफ तौर पर किसी तकनीक या किसी गुप्त कला से आया था जिसका उसने प्रशिक्षण लिया था, लेकिन उसका आकर्षण और भी ज्यादा शक्तिशाली था। इसके अलावा वह एक आदिम ताओवादी थी। इस वजह से वांशियांक के सिद्ध लोग भी उसके आकर्षण से अपने ताओ हृदय को प्रभावित करने के लिए अति संवेदनशील थे। आप सभी कृपया अपने अपने वांशियांक मॉन्स्टर्स के शव मेरे निरीक्षण के लिए लाएं। मैं एक एक करके उनकी समीक्षा करूंगी। ताओवादी युलान ने उन सभी को देखा। उसकी आंखों में एक मोहक, आकर्षक भाव था। जिन लोगों ने वांशियांक मॉन्स्टर्स के शव नहीं लिए हैं, वे अभी आगे आएं, ताकि मेरा कुछ समय बच सके। तुरंत ही 7 आकृतियां बाहर निकल आईं। निंग और बाकी लोगों ने निरीक्षण के लिए वांशियांक मॉन्स्टर की लाशें निकालीं। दिराक्षसों के शरीर स्वाभाविक रूप से मानव शरीर से भिन्न थे। मानव शरीर स्वभाव से कमजोर होते हैं। जब तक उन्हें दैत्य देवों के रूप में प्रशिक्षित नहीं किया जाता, उनके शरीर अविश्वसनीय रूप से कमजोर होते। हालांकि दिराक्षस अलग थे। उनमें से कई में कुछ जन्मजात क्षमताएं थीं जो उन्हें अत्यधिक शारीरिक शक्ति प्रदान करती थीं। हालांकि वे दैत्य देवों के बराबर नहीं थे, फिर भी उन्हें मनुष्यों और दैत्य देवों के बीच कहीं खड़ा माना जा सकता था। कई राक्षसी प्रजातियां अपने शरीर के कुछ घातक अंगों को आंतरिक जादुई खजानों में भी बदल देती थीं। इससे कोई भी उनके शरीर की असाधारणता का अंदाजा लगा सकता था। यही कारण था कि किसी शव से यह बताना बहुत आसान था कि कोई राक्षस वांशियांक स्तर का था या नहीं। हम ताओवादी युलान ने अपनी दिव्य संवेदना को फैलाया और तुरंत उसे हर मॉन्स्टर लाश के सिर में पहुंचा दिया। बस एक सांस के बाद ताओवादी युलान ने धीरे से सिर हिलाया। बहुत अच्छा, वे सभी वांशियांक मॉन्स्टर स्तर पर पहुंच गए हैं। तुम सातों यहीं रुको, बाद में कोई आकर तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देगा। ताओवादी युलान ने उन 7 जर्जर आकृतियों को देखा, फिर निंग के समूह की ओर नजर घुमाई। तुम 45 अपने आत्मिक प्राणियों को लेकर मेरे जहाज पर आ जाओ। कुछ ही क्षणों बाद अतुलनीय रूप से आकर्षक ताओवादी युलान ने निंग के समूह को अपने जहाज पर ले लिया। ये ताओवादी युलान, हे भगवान!
निंग के माथे पर पसीने की हल्की सी चमक थी और उसे अपनी कमर में एक हल्की सी आग भी महसूस हुई। पहले निंग को क्लाउड जेट या नाइन लोट्स जैसी मोहक आकृतियां भी प्रभावित नहीं करती थीं। हालांकि इस ताओवादी यूनान का आकर्षण स्पष्ट रूप से किसी ऐसी तकनीक या कला से उपजा था जिसका उसने प्रशिक्षण लिया था। एक आदिम ताओवादी की मंत्रमुग्ध कर देने वाली तकनीक को इतनी आसानी से कैसे नजरअंदाज किया जा सकता था। पास खड़े म्यू नॉर्टसन का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। दरअसल कुछ वांशियांक सिद्धों की आंखें तो अब तक लाल हो चुकी थीं। हालांकि उनके संयमित दाव हृदय ने उन्हें अंततः शांत रहने में मदद की। ताओवादी यूनान के बारे में क्या? उसने उन्हें एक नज़र से देखा, फिर एक हल्की सी हंसी। यह नज़र, ये हंसी, तुरंत कई वांशियांक सिद्धों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। विनाश लाने वाली, कैसी विनाश लाने वाली? निंग मन ही मन बुदबुदाया। कोई आश्चर्य नहीं कि पृथ्वी पर मेरे पिछले जन्म में ऐसे कई ऐतिहासिक वृत्तांत मौजूद थे जहां खूबसूरत महिलाओं ने पूरे राष्ट्रों के लिए विनाश और बर्बादी ला दी थी। इन वांशियांक सिद्धों के पास मजबूत दाव हृदय हैं, फिर भी वे सभी उसकी ओर इतने आकर्षित हैं। अगर वह किसी नश्वर सम्राट को मोहित कर ले तो वह आसानी से उस सम्राट को अपने साम्राज्य की परवाह न करवाकर सिर्फ अपनी परवाह करने पर मजबूर कर देगी। जहाज बादलों के बीच से उड़ता रहा। ताओवादी यूनान ने हाथ हिलाए और एक के बाद एक किताबें निंग और बाकी 45 लोगों की ओर उड़ने लगीं। 45 साल के आप सभी को नए रेनड्रैगन गार्ड बनने पर बधाई। ताओवादी यूनान ने आगे कहा, अब जब आप रेनड्रैगन गार्ड बन गए हैं तो आपको रेनड्रैगन गार्ड के कुछ विशेष अधिकार मिल गए हैं। साथ ही रेनड्रैगन गार्ड के प्रति आपके कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियां भी हैं। ध्यान से देखिए। निंग और बाकी लोग किताबें पलटने लगे। ऐसा करते हुए निंग ने मन ही मन आश्चर्य से आह भरी। रेनड्रैगन गार्ड सचमुच अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। इस किताब में उनकी विशेष शक्तियों का वर्णन है। रेनड्रैगन गार्ड सचमुच अतुलनीय रूप से दबंग और प्रभुत्वशाली है। इसके अमर साधक खुद को शाही अधिकार का जामा पहनाते हैं और बिना किसी दंड के सब कुछ कर सकते हैं। स्टिलवाटर का नॉर्थमोस्ट कबीला स्टिलवाटर कमांड्री में केवल अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकता था, लेकिन रेनड्रैगन गार्ड्स पूरे ग्रैंड जिया राजवंश में लगभग किसी भी कमांड्री में ऐसा कर सकते थे। जिम्मेदारियां। निंग ने उन पर एक नजर डाली। वे काफी सरल थीं। एक पंजे वाले रेनड्रैगन गार्ड हर 10 साल में उन्हें एक एकल कर्म बिंदु के लायक एक मिशन पूरा करना होता था। ये सबसे साधारण मिशन थे। 2 पंजे वाले रेनड्रैगन गार्ड हर 100 साल में उन्हें कुल 100 कर्मिक अंकों, एक सामान्य 2 पंजे वाले मिशन का मूल्य के लायक मिशन पूरे करने होते थे। 3 पंजे वाले रेनड्रैगन गार्ड हर 1000 साल में उन्हें कुल 10,000 कर्मिक अंकों, एक सामान्य 3 पंजे वाले मिशन का मूल्य के मिशन पूरे करने होते थे। 4 पंजे वाले रेनड्रैगन गार्ड हर 10,000 साल में उन्हें कुल 10 लाख कर्मिक अंकों, एक सामान्य 4 पंजे वाले मिशन का मूल्य के मिशन पूरे करने होते थे। 5 पंजे वाले रेनड्रैगन गार्ड, ये रेनड्रैगन गार्ड के सर्वोच्च पदस्थ सदस्य थे। वे रेनड्रैगन गार्ड की सेनाओं को संगठित करने में सक्षम थे और शक्ति में मार्क्विस के बराबर थे। पुस्तक में रेनड्रैगन गार्ड्स की बुनियादी आवश्यकताओं और जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। जी निंग जैसे वांशियांक के माहिरों के लिए हर 10 साल में एक मिशन पूरा करना ही काफी था। मिसाल के तौर पर अगर आप बेईज़िशान को मारने जैसा कोई छोटा मोटा मिशन पूरा कर लेते तो उसके पूरा होने पर रेनड्रैगन गार्ड आपको कुछ समय के लिए परेशान नहीं करता। कुछ लूज इमॉर्टल्स एक मिशन को अंजाम देने के बीच हजारों या लाखों साल बिता देते थे। तुलनात्मक रूप से उनका जीवन काफी आरामदायक था। यह इतना बुरा नहीं है। नॉर्टसन ने निंग को संदेश भेजा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, रेनड्रैगन गार्ड बनना इतना मुश्किल नहीं है। इस कथन के आधार पर हम बस आगे बढ़ सकते हैं और 10 कर्म मिशन को अंजाम दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद हम 1 सदी तक आराम कर सकते हैं। हम निश्चिंत हो सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा करने से हम कोई गुप्त कला, दिव्य क्षमता या जादुई खजाना हासिल नहीं कर पाएंगे, निंग ने जवाब दिया। नॉर्टसन ने तुरंत कुछ और पन्ने पलटे, फिर घूरने लगा। क्या दैवीय क्षमताओं और गुप्त कलाओं के लिए कर्म अंकों का आदान प्रदान जरूरी है? और क्या पद की भी जरूरत होती है? कई दिव्य क्षमताएं केवल 2 पंजों वाले या 3 पंजों वाले रेनड्रैगन गार्ड ही प्राप्त कर सकते थे। हालांकि एक अपवाद था, अगर कोई रेनड्रैगन गार्ड का रक्षक बन जाता। पढ़ना हो गया। ताओवादी यूनान ने रेनड्रैगन गार्ड्स के इस नए वर्ग की ओर अपनी नजर घुमाई। ये कहा जा सकता है कि हम रेनड्रैगन गार्ड्स के पास इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गुप्त कलाएं और दिव्य क्षमताएं हैं। यहाँ तक कि स्टिलवाटर का नॉर्थमोस्ट कबीला भी इस मामले में हमारी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि हम पूरे ग्रैंड जिया राजवंश की सबसे शक्तिशाली सेना हैं। हालांकि इतनी सारी दिव्य क्षमताएं और अनमोल खजाने तुम्हें यूं ही नहीं मिल सकते। आखिरकार ये बिल्कुल उचित या न्यायसंगत नहीं होगा कि तुम सब सिर्फ एक मिशन पूरा करो, फिर सदियों तक आराम करो और इन सब चीजों तक पहुंच पाओ। ताओवादी यूनान ने आगे कहा, इस प्रकार तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला है धीरे धीरे प्रशिक्षण लेना। जब तुम 2 पंजों वाले या 3 पंजों वाले रेनड्रैगन गार्ड बन जाओगे तो तुम्हें धीरे धीरे दिव्य क्षमताएं प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। निंग और बाकी सभी ने सिर हिलाया। 2 पंजे वाले रेनड्रैगन गार्ड्स शक्ति में साधारण प्राइमल दाववादियों के बराबर थे। ब्लड शेडो इसका एक उदाहरण था। हालांकि 3 पंजे वाले रेनड्रैगन गार्ड्स शायद लूज इमॉर्टल्स के बराबर थे। प्रशिक्षण के लिए इतना लंबा इंतजार करना शायद बहुत देर हो चुकी होगी। दूसरा विकल्प रेनड्रैगन गार्ड के रक्षकों में शामिल होना है, जो ग्रैंड जिया राजवंश के सबसे अतुलनीय वफादार सैनिक हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो रेनड्रैगन गार्ड स्वाभाविक रूप से आपको प्रशिक्षित करने में काफी मेहनत करेगा। ताओवादी यूनान ने अपनी नजरों से उन्हें घूरा। इस पर अच्छी तरह सोचिए, चाहे अभी, 1 साल बाद, 10 साल बाद या 1 सदी बाद।
हम हमेशा रक्षकों के रूप में आपका स्वागत करेंगे। निंग और बाकी लोग अच्छी तरह समझते हैं कि साधारण रेन ड्रैगन गार्ड्स डिप्टी या रिटेनर जैसे होते हैं। वे पूरी तरह स्वतंत्र थे और उनके पास कुछ विशेष शक्तियां भी थीं। लेकिन रेन ड्रैगन गार्ड के रक्षक मूलतः ग्रैंड जिया राजवंश की समर्पित सेनाएं थीं। दरअसल रेन ड्रैगन गार्ड के इतिहास के आरंभ में प्रत्येक रेन ड्रैगन गार्ड को उसी तरह शासित करने का आदेश दिया गया था जिस तरह अब रक्षकों को शासित किया जाता है। हालांकि अमर साधक अपने स्वभाव से ही निश्चिंत और उन्मुक्त जीवन जीते थे। एक अमर साधक जितना अधिक प्रतिभाशाली होता था, उसे शासित होना उतना ही कम पसंद होता था। इसलिए यदि नियम बहुत कठोर होते तो इसका एकमात्र परिणाम ये होता कि कई अद्वितीय, शक्तिशाली और प्रतिभाशाली साधक रेन ड्रैगन गार्ड को छोड़ देते। इस प्रकार रेन ड्रैगन गार्ड ने दुनिया भर से कई कुलीन लोगों को आकर्षित करने के लिए अंततः एक स्वतंत्र कीपर्स संगठन की स्थापना की। परिणामस्वरूप कई अकेले घुमक्कड़ और एकाकी अमर योद्धा जो अपने निजी पहाड़ों में प्रशिक्षण ले रहे थे, सभी ने रेन ड्रैगन गार्ड में शामिल होने का फैसला किया। रेन ड्रैगन गार्ड की शक्ति और प्रतिष्ठा तुरंत आसमान छू गई और वे पूरे ग्रैंड जिया राजवंश की निर्विवाद रूप से नंबर 1 सैन्य शक्ति बन गए। कई प्रमुख शक्तियां गुप्त रूप से रेन ड्रैगन गार्ड के सदस्य थे और संभवतः पूरे ग्रैंड जिया राजवंश में बहुत कम लोग थे जो उन सभी की गणना कर सकते थे। रेन ड्रैगन गार्ड के भीतर छिपे उन सभी पुराने शैतानों और प्रतिभाशाली लोगों के बारे में कोई नहीं जानता था और आज निंग भी गार्ड का सदस्य बन गया था। हालांकि वह बेशक सबसे साधारण किस्म का था, एक पंजे वाला रेन ड्रैगन गार्ड। पुस्तक 9 अध्याय 2 मशाल ड्रैगन की आंख। 2 घंटे बाद रेन ड्रैगन गार्ड ताबीज हासिल करने के बाद जी निंग और अन्य लोगों को ताओवादी यूनान ने मूर्तियों और चित्रों से भरे एक खूबसूरत महल की ओर निर्देशित किया। यह महल लगभग 300 मीटर ऊंचा और लगभग 3000 मीटर लंबा था। ये हमारा ताओ भंडार है, ताओवादी यूनान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसमें अनगिनत तकनीकें, गुप्त कलाएं और विविध कौशल हैं। आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं, हालांकि आपके आत्मिक प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। अंकल वाइट, लिटिल किंग, बाहर मेरा इंतजार करो। निंग और नॉर्थसन तुरंत दूसरों के पीछे पीछे इस महल में दाखिल हुए। रेन ड्रैगन गार्ड का दाव रिपोजिटरी बहुत विशाल था। ये हमारे ब्लैक व्हाइट कॉलेज के दाव रिपोजिटरी पैलेस से भी कहीं बड़ा है, नॉर्थसन ने आह भरते हुए कहा। हाँ, निंग आगे बढ़ते हुए अपने चारों ओर देखता रहा। अमर श्रेणी की शोधन तकनीकों के 360 अलग अलग प्रकार हैं। ये दूर से एक चौंका देने वाली चीख सुनाई दी। ये शब्द सुनते ही निंग और नॉर्थसन के चेहरे भी बदल गए। 360, यहाँ तक कि श्वेत कॉलेज में भी केवल 28 ही थे। क्या वाकई कोई की शोधन तकनीक है जो शुद्ध यांग स्तर तक पहुंच सकती है? एक ऐसा स्तर जो अमर स्तर की शोधन तकनीकों से भी ऊपर है। दूर से एक और चौंककर रोने की आवाज आई। ये सुनकर निंग और नॉर्थसन तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे। यहाँ एक बेजोड़ उत्कृष्ट नक्काशीदार क्रिस्टलीय मेज थी और उसके ऊपर 2 किताबें रखी थीं। किताबों के कवर पर तारों जैसे प्रकाश बिंदु तैर रहे थे और किताबों के बगल में एक चांदी के बालों वाला युवक बैठा था। चांदी के बालों वाले युवक के हाथ में ऐसी ही एक तारों वाली किताब थी। किताब पढ़ते हुए वह चौंककर बोला, क्या वांशियांक स्तर तक पहुंचने के लिए वास्तव में 1000 से 1500 किलोग्राम तक तरल तात्विक सार की आवश्यकता होती है? क्या यह अविश्वसनीय है? अमर स्तर की रिफाइनिंग तकनीकों में आमतौर पर केवल 400 से 800 किलोग्राम वजन की जरूरत होती है। कई लोग दौड़कर आए और उनमें से कुछ काफी तेजी से आगे बढ़े। हालांकि निंग और नॉर्थसन दोनों ने मेज पर रखी उन 2 किताबों को देखा, लेकिन उन्हें दूसरे नए रेन ड्रैगन गार्ड्स ने तुरंत छीन लिया। इसे पढ़ते हुए दूसरे नए रक्षकों ने सिर हिलाया और सदमे में आह भरी। अगर कोई इस शुद्ध यांग स्तरीय तकनीक का प्रशिक्षण लेता है तो उसके शून्य अवस्था तक पहुंचने और पृथ्वी अमर बनने की संभावना अमर स्तरीय तकनीक का उपयोग करने की तुलना में कई गुना अधिक होती है। किसी की नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही बेहतर होगा। उपस्थित लोगों में से कई लोगों ने शुद्ध यांग तकनीकों के बारे में कभी सुना भी नहीं था। वे केवल 4 स्तरों की तकनीकों के बारे में जानते थे, नश्वर श्रेणी, पृथ्वी श्रेणी, स्वर्ग श्रेणी और अमर श्रेणी। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि कोई और भी शक्तिशाली शुद्ध यांग श्रेणी है। ये समझना जरूरी है कि श्वेत श्याम महाविद्यालय, जिसने एक दिव्य अमर को जन्म दिया था, के पास भी ऐसी कोई तकनीक नहीं थी। तुम समझ नहीं रही हो। हरे वस्त्र पहने एक आकर्षक महिला की आत्मसंतुष्ट आवाज गूंजी। की शोधन तकनीकों को नश्वर श्रेणी, पृथ्वी श्रेणी, स्वर्ग श्रेणी, अमर श्रेणी और शुद्ध यांग श्रेणी तकनीकों में विभाजित किया जा सकता है। हालांकि सामान्य तौर पर सबसे सर्वोच्च और सबसे मजबूती से स्थापित संगठन जैसे कि स्टिलवाटर का नॉर्थमोस्ट कबीला और अन्य मार्क्विसेट्स केवल अमर श्रेणी की शोधन तकनीकों तक ही पहुंच पाएंगे। केवल रेन ड्रैगन गार्ड जैसे संगठन, जो ग्रैंड जिया राजवंश के विशाल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली संगठन है, के पास ही शुद्ध यांग श्रेणी की तकनीक है। नॉर्थमोस्ट के स्टिलवाटर कबीले के पास भी नहीं है। निंग ने मन ही मन सोचा, शायद हो, लेकिन इसे सार्वजनिक करने की हिम्मत मत करना। आखिरकार इस विशाल दुनिया के कई मार्क्विसेट्स के पास कुछ विशेष शक्तियां और तकनीकें हो सकती हैं, लेकिन उन्हें छिपाना होगा, इस डर से कि ग्रैंड जिया राजवंश को उन पर विद्रोह करने की इच्छा का शक हो जाएगा। क्या केवल रेन ड्रैगन गार्ड के रक्षक ही इसमें प्रशिक्षण ले सकते हैं और रक्षकों को भी इसे प्राप्त करने से पहले 1000 कर्म अंक प्राप्त करने होंगे? हमारे जैसे साधारण रेन ड्रैगन गार्ड्स को इसे सीखने का मौका कभी नहीं मिलेगा। मैं शुद्ध यांग स्तर की तकनीक में प्रशिक्षण लेना चाहता था। जल्द ही ये लोग शुद्ध यांग स्तरीय तकनीकों के अंतिम पन्ने पलटने लगे। देखते ही देखते वे सब गालियां देने और विलाप करने लगे। निंग के मन में एक विचार आया।
झट वह सीधे उस मेज की ओर बढ़ा जहां 360 अमर श्रेणी की शोधन तकनीकें थीं और तुरंत उन्हें पलटने लगा। बाकी नए रेनड्रैगन गार्ड्स को भी कुछ सूझा और वे भी किताबें पलटने लगे। रेनड्रैगन गार्ड के रखवालों को इसे सीखने के लिए 100 कर्म अंक चाहिए। एक पंजे वाले रेनड्रैगन गार्ड को इसे सीखने के लिए 10,000 कर्म अंक चाहिए। 2 पंजे वाले रेनड्रैगन गार्ड को इसे सीखने के लिए 1,00,000 कर्म अंक चाहिए। निंग ने आवश्यकताओं को देखा, फिर अपना सिर हिलाया। अंततः अमर श्रेणी की शोधन तकनीकें अभी भी काफी मूल्यवान थीं। साधारण रेनड्रैगन रक्षकों को 10,000 कर्म अंक प्राप्त करने के लिए बार बार अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। पर्याप्त अंक एकत्र करने से पहले उन्हें संभवतः दर्जनों वर्षों तक संघर्ष करना पड़ता। निर्दयी, ये तो बहुत क्रूर है। कई साधकों ने सिर हिलाया। निंग ने भी सिर हिलाया। मूल रूप से वह जल गुण शुद्ध यांग रैंक तकनीक में प्रशिक्षण लेना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वे सभी तकनीकें रक्षकों के लिए आरक्षित थीं। किसी के लिए भी तकनीक में बदलाव करना आम बात थी। उदाहरण के लिए, जब वह स्वेलो माउंटेन क्षेत्र में था तब निंग ने काफी सामान्य जल तत्व कला का प्रशिक्षण लिया था, जबकि ब्लैक व्हाइट कॉलेज पहुंचने के बाद उसने बहते जल स्रोत के साथ अपनी नींव रखी थी। अगर वह फिर एक और भी बेहतर शुद्ध यांग तकनीक का प्रशिक्षण लेता, हालांकि यह उतना अच्छा नहीं होता जितना कि अगर उसने शुरू से ही इसका प्रशिक्षण लिया होता, फिर भी यह शानदार होता। दुर्भाग्य से रेनड्रैगन गार्ड इतनी आसानी से इस तकनीक को दूसरों द्वारा सीखने की अनुमति कैसे दे सकता है। जल्द ही वे महल की दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। दिव्य क्षमताएं सीखना भी बहुत कठिन है। 89 दिव्य क्षमताएं हैं, लेकिन उनमें से आधे से अधिक केवल रक्षकों के लिए आरक्षित हैं। स्वर्गीय परिवर्तन तकनीक के लिए आवश्यकताएं सबसे कम हैं। एक पंजे वाले रेनड्रैगन गार्ड को केवल 10 कर्मिक बिंदुओं की आवश्यकता होती है। निंग और अन्य लोग एक के बाद एक दिव्य क्षमता मैनुअल को पलटते रहे। स्वर्गीय परिवर्तन, इंद्रधनुषी ज्वाला से बचना, पहाड़ों को हिलाना, समुद्र को उल्टना, इन सभी तकनीकों से निंग की आंखें वासना से लाल हो जाती थीं। हर एक की अलग अलग जरूरतें थीं। स्वर्गीय परिवर्तन सीखना स्वाभाविक रूप से सबसे आसान था, जबकि सबसे कठिन एक दिव्य क्षमता थी जिसे मशाल ड्रैगन की आंख के नाम से जाना जाता था। इसके लिए एक रक्षक होना और 1 करोड़ कर्म अंक अर्जित करना आवश्यक था। 10 लाख। निंग मन ही मन अवाक रह गया। उसने बहुत पहले मशाल ड्रैगन की आंख के बारे में सुना था। यह एक दिव्य क्षमता थी जो केवल किंवदंतियों में ही दिखाई देती थी और होवी शूटिंग द सन जैसी दिव्य क्षमता के बराबर थी। उसने आज यहाँ इसका सामना करने की उम्मीद नहीं की थी। स्पष्ट रूप से ग्रैंड जिया राजवंश की जड़ें अतुलनीय रूप से गहरी थीं, इसलिए वह इतनी पौराणिक दिव्य क्षमता उत्पन्न करने में सक्षम था। मशाल ड्रैगन की आंख, ये सिर्फ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। निंग ने अपना सिर हिलाया। इसके लिए रक्षक होना जरूरी है। जाहिर है, ग्रैंड जिया राजवंश के प्रति पूरी तरह वफादार होना जरूरी है, और इसके लिए 10 करोड़ कर्म अंक चाहिए। यह एक पृथ्वी अमर के लिए भी अतुलनीय रूप से कठिन होगा। जाहिर है, केवल सच्चे शक्तिशाली फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर ही इन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। लेकिन क्या फेंट गॉड बॉडी रिफाइनरों में से कोई प्रमुख शक्ति एक दिव्य क्षमता के लिए ग्रैंड जिया राजवंश की सेवा में अपना जीवन बेच देगी? लेकिन निंग भी समझ गया था कि ये दिव्य क्षमता निश्चित रूप से अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है। फिर भी मेरे स्टार सीजिंग हैंड की तुलना में यह शायद अभी भी थोड़ा कमजोर है, उसने मन ही मन सोचा। तारों को पकड़ने वाला हाथ, पंगु द्वारा स्वर्ग की स्थापना के बाद से विकसित अनगिनत दिव्य क्षमताओं में से यह शीर्ष 10 में शुमार था। ग्रैंड जिया राजवंश के लिए शीर्ष 10 दिव्य क्षमताओं में से एक हासिल करना बहुत यथार्थवादी नहीं था। 360 प्रकार की अमर श्रेणी की शोधन तकनीकें, 3 शुद्ध यांग श्रेणी, 89 दिव्य क्षमताएं, 61 दिव्य इच्छा तकनीकें, 102 निषिद्ध तकनीकें। वहाँ कई अन्य अनोखे खजाने और अनगिनत कीमती सामग्रियां भी थीं। हालांकि वे केवल किताबों में दर्ज थीं, उन्हें प्राप्त करने की सभी जरूरतें स्पष्ट रूप से दर्ज थीं, और चूंकि उन सभी का उल्लेख किया गया था, रेनड्रैगन गार्ड के संसाधनों को देखते हुए वे निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अमर श्रेणी के जादुई खजाने भी व्यापार के लिए उपलब्ध हैं। अमर श्रेणी, मैंने सुना है कि कई अमर लोगों के पास भी उस श्रेणी के खजाने नहीं होते। दुर्भाग्य से इसके लिए भी एक रक्षक होना आवश्यक है, और जिसने भारी मात्रा में कर्म अंक जमा किए हों। वह लगातार पढ़ता रहा कि क्या उपलब्ध था। स्टिलवाटर कमांडरी के तीसरे सबसे शक्तिशाली संगठन ब्लैक व्हाइट कॉलेज के शिष्य जी निंग और म्यू नॉर्टसन भी भावुक और उत्सुक महसूस कर रहे थे। कोई कल्पना कर सकता था कि आम नए रेनड्रैगन गार्ड्स को कैसा महसूस हो रहा होगा। उन सभी के दिलों में खुजली हो रही थी। दाओ रिपोजिटरी के संदर्भ में रेनड्रैगन गार्ड वास्तव में पूरे ग्रैंड जिया राजवंश में नंबर 1 था। सब लोग, आपने क्या निर्णय लिया है? जब निंग और अन्य लोग बाहर निकले तो उनके चेहरों पर उदासी देखकर ताओवादी युलान ने उनसे कहा, यदि आप रक्षकों के साथ शामिल हो जाते हैं तो आप तुरंत स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। निंग और बाकी सभी लोग चुप थे। मैं जल्दी में नहीं हूं, आप किसी भी समय कीपर्स में शामिल होने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। निपुण युलान ने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि आप रेनड्रैगन गार्ड के कीपर्स में जितनी देर से शामिल होंगे उतना ही अधिक प्रशिक्षण समय बर्बाद होगा। शायद आपके द्वारा बर्बाद किए गए समय के कारण आप अपने अमर पथ के उच्चतम स्तरों तक नहीं पहुंच पाएंगे। अचानक एक छोटा मोटा आदमी समूह से बाहर निकला। उसकी आंखों में एक भयंकर भाव था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं रखवालों के साथ जाऊंगा। दाओवादी युलान तुरंत हंस पड़ी। उसकी मुस्कान फूलों जैसी खूबसूरत थी। बहुत बढ़िया, आप इस बैच में पहली हैं। पुस्तक 9, अध्याय 3, श्वेत कॉलेज में एकांत। बेफिक्र होकर दुनिया घूमना चुनना या फिर उसे छोड़कर सचमुच उच्च स्तरीय तकनीकें और कलाएं सीखने का मौका।
कौन सा विकल्प बेहतर था? प्राचीन काल से ही इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। जहाँ तक जी निंग की बात है, चूंकि उसके पास श्वेत श्याम महाविद्यालय की दिव्य क्षमताओं, गुप्त कलाओं और तकनीकों तक पहुंच थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। ब्रैंड राजवंश ने रेनड्रैगन गार्ड्स को कीपर बनने के लिए लुभाने के लिए सचमुच हर संभव उपाय अपनाए हैं। निंग ने मन ही मन आह भरी। सबसे जरूरी बात यह है कि राजवंश कभी किसी पर दबाव नहीं डालता, ये सबका अपना फैसला है। अगर आप कीपर्स में शामिल हो जाते हैं तो इसके लिए आपको खुद के अलावा किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। क्या ही शानदार कदम है। सब लोग, ताओवादी युलान की आवाज एक बार फिर गूंजी। रेनड्रैगन गार्ड बनने के बाद आपके कबीले भी धन्य हो जाएंगे। अपने कबीलों और कुलों के क्षेत्र में आप 10,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बना सकते हैं। जब तक आप जीवित हैं, यह क्षेत्र रेनड्रैगन गार्ड द्वारा संरक्षित रहेगा। निश्चित रूप से कोई भी इस पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसमें स्टिलवाटर के मार्क्विस भी शामिल हैं। निंग हंसा। सालों पहले जब वह छोटा था और सिद्ध म्यूजियाओ से मिला था तो सिद्ध ने उससे भी यही बात कही थी, अगर तुम मर भी गए तो भी यह जमीन 1000 साल तक सुरक्षित रहेगी। ताओवादी युलान अचानक खिले हुए फूल की तरह खिलखिलाकर हंसा। लेकिन अगर तुम रक्षक बन गए तो मर भी गए तो भी तुम्हारा इलाका 10,000 साल तक सुरक्षित रहेगा। 10,000 साल? निंग हैरान था। 10,000 साल का समय कबीले के लिए कुछ सचमुच शक्तिशाली व्यक्तित्व पैदा करने के लिए काफी है, अगर वह इस पर ध्यान केंद्रित करे। 10,000 साल की शांति, ये किसी भी किताब में दर्ज नहीं था, कुछ लोगों को छोड़कर जो पहले से ही इसके बारे में जानते थे। ज्यादातर नए रेनड्रैगन गार्ड्स अभी भी अतुलनीय रूप से स्तब्ध थे। अगर तुम रक्षकों से जुड़ना चाहते हो तो किसी भी समय मिल सकते हो। ताओवादी युलान मुड़ी और चली गई। ऐसा करते हुए उसने कहा, चलो अपने कुलों के क्षेत्र चिन्हित करते हैं। वे एक प्राचीन हॉल में गए जहां हर नए रेनड्रैगन रक्षक ने अपने क्षेत्र चिन्हित किए। जी कबीला, 10,000 तलवारों का शहर। कलम हाथ में लिए निंग ने नक्शे पर एक क्षेत्र का हल्का सा चक्कर लगाया जो 10,000 तलवारों के शहर के चारों ओर 10,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को घेरे हुए था, और इसमें प्रांत के चारों शहर भी मुश्किल से ही शामिल थे। मेज के सामने बैठे बूढ़े ने सिर हिलाया। निंग से चमड़े का नक्शा लेते हुए उसने उसे वापस लपेटा और निंग को एक ताबीज दिया। उसने कहा, इसे लो और किसी जिफू स्तर के व्यक्ति से इसे बंधवाओ, फिर इसे 10,000 तलवारों वाले शहर के द्वार पर लटका दो। निंग ने उसे स्वीकार किया और तुरंत वहां से चला गया। एक के बाद एक व्यक्ति अपने चुने हुए क्षेत्र का नक्शा बनाते हुए अंदर आया। कुछ अकेले साधक किसी कुल से संबंधित नहीं थे, इसलिए उन्होंने अभी चित्र न बनाने का फैसला किया। अगर तुम कीपर्स में शामिल होना चाहती हो तो कभी भी हो सकती हो। उसके पैरों के नीचे एक कमल का पत्ता दिखाई दिया जिसने उसे हवा में ऊपर उठा दिया। उसकी आवाज आसमान में गूंज उठी जब उसने कहा, अब तुम सब जो चाहो कर सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, अब तुम एक पंजे वाले रेनड्रैगन गार्ड हो। हर 10 साल में तुम्हें कम से कम एक कर्म बिंदु के लिए एक मिशन पूरा करना होगा। रेनड्रैगन गार्ड होने के नाते ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम इसे पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें पकड़ लिया जाएगा और एक मिशन पूरा करने के लिए मजबूर किया जाएगा। अगर तुम इसे पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। ताओवादी युलान उस कमल के पत्ते पर खड़ी शान से बादलों में उड़ती हुई पहाड़ों में गायब हो गई। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? नॉर्टसन ने पूछा। निंग ने उत्तर दिया, हम क्या कर सकते हैं? उसने अपना सिर हिलाया। हालांकि रेनड्रैगन गार्ड के इस विभाग के पास प्रचुर मात्रा में दाव भंडार है, फिर भी उन्हें प्राप्त करने के लिए कर्म अंक का उपयोग करना होगा। हमारे पास बिल्कुल भी कर्म अंक नहीं है। हमें जल्दी से कुछ मिशन स्वीकार करने जाना होगा। ऐसा करने के बाद रेनड्रैगन गार्ड हमें परेशान नहीं करेगा। चलो मिशन स्वीकार करते हैं, फिर स्टिलवाटर सिटी वापस चलते हैं और जंगली दलदलों से प्राप्त वस्तुओं को बेच देते हैं। नॉर्टसन हंसा, ठीक है, चलो चलें। छोटा नीला सांप निंग की कलाई पर लिपटा हुआ था और बड़ा सफेद कुत्ता उसकी पीठ के पीछे था। उसके बगल में उसका छोटा प्रशिक्षु भाई नॉर्टसन बैठा था। वे दोनों मिशन स्वीकार करने चले गए और फिर वापस स्टिलवाटर सिटी। निंग, नॉर्टसन, व्हाइट वाटर हाउंड और किंकी ड्रैगन सिर वाले युद्धपोत पर बैठे थे। वे तेजी से आसमान और बादलों में उड़ गए। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, यह मिशन इतना मुश्किल नहीं है, नॉर्टसन ने कहा। सच कहूं तो हमें 20 या 30 कर्म बिंदु मिशन पूरे करने चाहिए थे। जब हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो हमारे बराबर का कोई वांशियांक सिद्ध खोजना वाकई मुश्किल होगा। थोड़ा विनम्र बनो, निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर हमारा सामना ब्लड शेडो, होली फायर या स्लोपी जैसे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाइयों से हो जाए तो क्या हम उन पर विजय पा सकेंगे? वे नॉर्टसन का मुंह कई बार खुला और बंद हुआ। सच कहूं तो वे सचमुच ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये वे लोग थे जिन्होंने ताओ पथ को पूरी तरह समझ लिया था और जो निश्चित रूप से आदिम ताओवादियों के समकक्ष थे। निंग ने कहा, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि हमने कुछ वांशियांक सिद्धों और वांशियांक राक्षसों को मार डाला हम अजेय हैं। इसके अलावा हम पहले ही 10 कर्म बिंदु मिशन पूरे कर चुके हैं। जब तक हम उन्हें पूरा कर पाते हैं, अगली शताब्दी तक हम पूरी तरह से स्वतंत्र रहेंगे। सच है, 100 साल की आज़ादी ही काफी है। नॉर्टसन ने सिर हिलाया, फिर दांत पीस लिए। सैन्य मिशन मुख्यालय जाने से पहले मुझे सचमुच अंदाजा भी नहीं था कि इस इलाके में इतने घटिया लोग मौजूद हैं। यहाँ वाकई हर तरह के घटिया लोग हैं। ठीक है, निंग की आंखों में भी हत्या के इरादे की झलक दिखाई दी। सैन्य मिशन मुख्यालय के कई मिशन थे जिनमें से ज्यादातर में ऐसे लोगों की हत्या शामिल थी जिन्होंने बेहद गंभीर पाप किए थे।
ये पाप इस हद तक पहुंच गए थे कि स्वर्ग के ताव ने इन पापियों के चारों ओर पाप का चक्र चलाया। उन्हें मारकर पूरे ग्रैंड जिया राजवंश का भाग्य संवर जाएगा। स्वाभाविक रूप से राजवंश ऐसा सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक तंत्र स्थापित करेगा। ये दोनों, एक ने अपनी राक्षसी रक्तरंजित आंख को प्रशिक्षित करने के लिए अनगिनत मनुष्यों का नरसंहार किया, दूसरा वास्तव में एक भूत भ्रूण राजा की साधना करने में सक्षम था। मुझे सच में नहीं पता कि उसने कितने शिशुओं को मारा। नॉर्टसन ने अपना सिर हिलाया। इसके अलावा ये केवल 10 कर्म अंकों के मिशन हैं। दसियों या लाखों कर्म अंकों वाले ये मिशन, इनके लिए जरूरी है कि कोई व्यक्ति कुछ सचमुच दुष्ट, भयानक, राक्षसी आकृतियों को मार डाले जो स्वयं ग्रैंड जिया राजवंश के लिए भी सिरदर्द का कारण बनती हैं। अनगिनत पापों से घिरे होने के बावजूद वे 3 विपत्तियों और 9 क्लेशों को झेलने में सक्षम हैं। जब कोई सही मार्ग पर चल पड़ता है तो उसे दाव को समझना होता है, अपने दाव हृदय को परिष्कृत करना होता है और एक एक कदम आगे बढ़ना होता है। हालांकि विचलित मार्गों पर चीजें कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती हैं। हालांकि ये व्यक्ति के चारों ओर पापों का चक्रव्यूह रचते हैं, जिससे 3 विपत्तियां और 9 क्लेश और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। ये विचलित बुरे मार्ग व्यक्ति की शक्ति को भी आसमान छूने का मौका दे सकते हैं, जिससे विपत्तियों और क्लेशों का प्रतिरोध करना वास्तव में बहुत आसान हो जाता है। हालांकि बुरे रास्ते आपको अस्थायी रूप से और अधिक शक्तिशाली बना सकते थे, लेकिन वे कभी भी स्थायी नहीं होते थे। जब दिव्य क्लेश का समय आया तो धर्मी रूढ़िवादी मार्ग पर चलने वालों के पास दिव्य अमर बनने का अवसर था। अगर वे असफल भी होते तो वे अमर हो जाते। हालांकि नीच कुटिल मार्गों पर चलने वालों के लिए दिव्य अमर बनना लगभग असंभव था और उनमें से बहुत कम ही अमर हो पाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि नीच कलाओं का अभ्यास करने वालों के लिए दिव्य क्लेश अत्यंत भयानक था। हम स्टिलवाटर सिटी पहुंच गए। नॉर्टसन ने नीचे की ओर देखा। छोटे किंग निंग ने उसकी कलाई पर बंधे छोटे नीले सांप पर नजर डाली। तुम्हारी प्राचीन हिम्मत बर्फ, इसका आधा मुझे दे दो। फुश। छोटा नीला सांप तुरंत धुंध में बदल गया, फिर नीले वस्त्र पहने एक युवती में बदल गया। उसकी आंखें पूरी तरह गोल हो गईं और वह गुस्से से बोली, यह मेरा है स्वामी। इसे पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तुम कमीने डाकू, मैंने तुम्हें पूरी तरह से गलत समझा था। अतीत का वह पवित्र मासूम युवक वास्तव में इतना क्रूर हो गया है। तुम्हारे पास सचमुच कोई। अपना मुंह बंद करो, निंग जल्दी से चिल्लाया। उसने गहरी सांस ली, फिर बोला, अरे कंजूस, तुम प्राचीन हिम्मत की बर्फ के इतने बड़े टुकड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं इसे स्वर्गीय खजाने के पहाड़ पर तरल तात्विक सार के बदले में बेचने में तुम्हारी मदद करूंगा, ताकि तुम्हारी शक्ति बढ़े, समझे? क्विंकिंग ने पलकें झपकाईं, फिर बुदबुदाया, बेहतर होगा कि आप इसमें से कुछ भी न लें। मेरे साथ आओ और देखो कि मैं इसे द्रवीभूत तत्वों के सार के बदले कैसे बेचता हूँ। क्या ये स्वीकार्य है? निंग सचमुच अवाक रह गया। छोटा किंग तो बहुत कंजूस था। ठीक है, लीजिए। किंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। फुफ। एक छोटे पहाड़ के आकार का प्राचीन हिम्मत का टुकड़ा तुरंत उसके हाथ के सामने प्रकट हो गया। पास खड़े नॉर्टसन का मुंह तुरंत खुला का खुला रह गया। वह चीखा, अरे छोटे हरे सांप, तुम्हारे पास इतनी सारी प्राचीन हिम्मत बर्फ थी, पर तुमने मुझे बस इतना सा टुकड़ा दिया। और सोचो मैं तुम्हारा कितना आभारी था। किंग ने दहाड़ते नॉर्टसन की तरफ एक नजर भी नहीं डाली। अपने हाथ के एक इशारे से उसने अपनी मौलिक शक्ति को बाहर भेज दिया। प्राचीन हिमनदों के हिमखंड को चीरते हुए उसे 2 भागों में बांट दिया। फिर उसने उसका आधा हिस्सा अपने पास रख लिया और आधा निंग को दे दिया। चलो स्वर्गीय खजाने के पहाड़ पर चलते हैं। ड्रैगन के सिर वाला युद्धपोत नीचे की ओर विशाल प्राचीन शहर स्टिलवाटर की ओर बढ़ा। स्टिलवाटर सिटी लौटने पर निंग और नॉर्टसन को तुरंत ही अपनापन और पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। आखिरकार वे यहाँ 3 साल से भी ज्यादा समय से रह रहे थे। स्वर्गीय खजानों के पहाड़ के अंदर 1 घंटे बिताने के बाद निंग का समूह फिर से प्रकट हुआ। तुम्हारा? निंग ने पास खड़ी किंग को एक जेड की बोतल दी। किंग ने बोतल ली और ध्यान से उसकी जांच की। उसमें ठीक 2650 किलोग्राम तरलीकृत तत्वसार था। यह वही मात्रा थी जो निंग ने प्राचीन हिम्मत की बर्फ बेचकर हासिल की थी। अब जाकर उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। निंग ने सिर हिलाया और हंसा। फिर वह अंकल वाइट की ओर मुड़ा। अंकल वाइट, यह आपके लिए है। जब निंग ने मानव रूपी सफेद वस्त्रधारी सफेद बालों वाले अंकल वाइट को देखा, जो निंग के अपने पिता से बिल्कुल मिलते जुलते थे, तो उसके मन में उनके प्रति और भी स्नेह का भाव जागा। व्हाइट वाटर हाउंड वहां आया। निरीक्षण करने के बाद वह दंग रह गया। इस बोतल में 4000 किलोग्राम तरलीकृत तत्वसार था। उसने सिर हिलाया और मन ही मन कहा, निंग बेटा, इतनी मात्रा में तरलीकृत तत्वसार तुम्हारी शक्ति को नाटकीय रूप से बढ़ा देगा। इसे मुझ पर बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास और 3000 किलोग्राम वजन है। निंग ने उसे वापस भेजा। मेरे लिए अतिरिक्त 4000 किलोग्राम का कोई खास असर नहीं होगा। मुझे आदिम ताओवादी स्तर तक पहुंचने के लिए शायद 10,000 किलोग्राम वजन की जरूरत होगी। इसके अलावा श्वेत श्याम महाविद्यालय की परंपराओं के अनुसार आदिम ताओवादी स्तर में प्रवेश करने की अनुमति मिलने से पहले मुझे पूरे ताओ पथ को पूरी तरह से समझना होगा। मैं अभी भी पूरे ताओ पथ को समझने से काफी दूर हूँ। यह मेरे लिए ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन आपके लिए अंकल वाइट ये बहुत मददगार होगा। अभी लिटिल किंग एक वांशियांग डायरे मॉन्स्टर है। जब आप अपनी शक्ति बढ़ा लेंगे अंकल वाइट, तो आप मेरी बेहतर मदद कर पाएंगे। निंग ने मन ही मन संदेश भेजा।
व्हाइट वाटर हाउंड थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार उसने सिर हिला दिया। स्वर्गीय खजानों के पहाड़ की इस यात्रा के दौरान निंग ने गौल पर्वत के जंगली दलदलों में अर्जित लगभग सभी खजाने बेच दिए, जिनमें डोंग वन का सुरक्षात्मक खजाना और ड्रैगनवेल राजा का खजाना भी शामिल था। उसने ड्रैगनवेल राजा के आंतरिक जादुई खजानों को भी ऊंची कीमत पर बेच दिया। एक आदिम ड्रैगनवेल डायर मॉन्स्टर, उन 2 ड्रैगन मूंछों वाले के आंतरिक जादुई खजाने सामान्य स्वर्ग श्रेणी के जादुई खजानों से कहीं अधिक मूल्यवान थे। निंग और नॉर्थसन दोनों ने 5-5 हजार किलोग्राम तरलीकृत तात्विक सार प्राप्त कर लिया था। नॉर्थसन ने काफी सारी निर्माण सामग्री खरीदी, जबकि निंग के पास सिर्फ फाइलोत्स्पित की एक बोतल थी, जो उसकी स्वर्ण ज्वाला पृथ्वी अग्नि को पोषित करने के लिए जरूरी थी। चलो ब्लैक व्हाइट कॉलेज वापस चलते हैं। कॉलेज में प्रशिक्षण बहुत सुरक्षित होगा, हमें किसी भी तरह की परेशानी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। निंग ने कहा, ठीक है, हमें एकांत ध्यान में लगना होगा और एक ही बार में सब कुछ पूरा करना होगा। मुझे सीधे वांशियांक स्तर के शिखर तक प्रशिक्षण मिल जाएगा, नॉर्थसन ने उत्साह से कहा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, आपको भी वांशियांक स्तर के शिखर तक पहुंचना चाहिए, है ना? उसे पता ही नहीं था कि निंग ने अपने अंकल व्हाइट को 4000 किलोग्राम वजन दिया था। उसने सोचा कि निंग के पास अभी भी 5000 किलोग्राम वजन है। निंग हंसा, फिर बोला, चलो वापस चलते हैं और थोड़ी ट्रेनिंग करते हैं। तुरंत ही वे दोनों व्यक्ति और 2 आत्मिक प्राणी ब्लैक व्हाइट कॉलेज की ओर चलने लगे। पुस्तक 9, अध्याय 4, निराश और भ्रमित। काले वस्त्रधारी, काले बालों वाला अमर डायनकाई अपने जेड बिस्तर पर कमल मुद्रा में बैठा था। अचानक उसके होठों के कोने पर एक हंसी की झलक दिखाई दी। लगता है ये बच्चा रेनड्रैगन गार्ड में शामिल होने में कामयाब हो गया। वह बहुत जल्दी वापस आ गया। इस समय जी निंग और म्यू नॉर्थसन हवा में उड़ते हुए ब्लैक व्हाइट कॉलेज में पुनः प्रवेश कर चुके थे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मैं कल तुम्हें ढूंढने जाऊंगा, नॉर्थसन ने कहा। वापस जाओ और अपने प्रशिक्षण पर ध्यान दो, निंग ने कहा। तुम्हारा प्रशिक्षण पूरा होने के बाद हम और मिशनों पर जाएंगे। उन दोनों ने पहले से ही अच्छी तैयारी कर रखी थी। पर्याप्त द्रवीभूत तात्विक सार को अवशोषित करने और पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने के बाद वे तुरंत जाकर उन नीच पाप से लदे साधकों को मार डालेंगे। स्वूश स्वूश, निंग एक छोटी नाव पर आगे बढ़ गया, जबकि नॉर्थसन अपने ड्रैगन सिर वाले युद्धपोत पर सवार था। दोनों अपने अपने छोटे छोटे पहाड़ों की ओर उड़ गए। मध्य हवा में वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई डाकनॉर्थ, जूनियर प्रशिक्षु भाई डाकनॉर्थ वापस आ गए। पिछली बार जब मैं आपसे मिलने गया था तो पता चला कि आप साहसिक यात्रा पर गए हुए थे। डाकनॉर्थ पीक की ओर वापस लौटते समय निंग की मुलाकात 6 साधारण अनुचर शिष्यों और एक औपचारिक शिष्य से हुई। वहाँ डाकनॉर्थ पीक है। अपने उड़ते जहाज पर निंग नीचे एक पर्वत शिखर की ओर देख रहा था। सूर्यास्त हो चुका था और डूबते सूरज की रोशनी में डाकनॉर्थ पीक स्वप्निल और मायावी लग रहा था। छोटे किंग, तुम मेरी आत्मा जानवर हो, लेकिन श्वेत श्याम कॉलेज में कई निषिद्ध क्षेत्र हैं जहां तुम बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते। आज बस अच्छे से रहो और एकांत कमरे में चुपचाप प्रशिक्षण लो। कहीं और मत जाओ और मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करो, समझे? चिंता मत करो गुरु। श्वेत श्याम महाविद्यालय में प्रवेश करने के बाद किंग असाधारण रूप से उत्साहित था। निंग हंसे बिना नहीं रह सका और फिर उसने तुरंत अपना जहाज नीचे की ओर उड़ा दिया। डाकनॉर्थ पीक की संपत्ति से एक के बाद एक आकृतियां उभरी। ये वे 6 अनुचर थे जिन्हें निंग पीछे छोड़ गया था। मेंग रोच, क्लाउडशिप, क्लाउडजेड, फोगार्ड, वेफंग और नेदरसन। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जी निंग, छह ने एक स्वर में उनका स्वागत करते हुए पुकारा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जी निंग, आप वापस आ गए। क्या आप रेनड्रैगन गार्ड में शामिल होने में सफल रहे? क्लाउडजेड ने निंग की ओर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। एक स्वाभाविक रूप से सुंदर, आकर्षक युवती होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से प्रशंसकों को पतंगों की तरह आकर्षित करती थी। उसके कई अनुयायी थे और निंग के अनुचरों में भी मेंग रोज और उसके बड़े भाई क्लाउडशिप के अलावा बाकी तीनों उसे लुभाने की कोशिश कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से दूसरे पहाड़ों पर भी अन्य अनुचर थे जो उसका पीछा कर रहे थे। दुर्भाग्य से अनुचरों की आदी हो जाने के बाद जब उसने निंग को देखा तो उसने तुरंत मन ही मन सोचा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जी निंग की तुलना में ये सभी मिट्टी के कबूतर या मिट्टी के कुत्ते जैसे हैं। भले ही मेरा दाव साथी क्लाउडजेड वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जी निंग जितना अच्छा न हो, कम से कम उसका आधा तो जरूर होगा। ये लोग तो उसके बराबर भी नहीं हैं। ठीक है, मैं रेनड्रैगन गार्ड में शामिल हो गया, निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी 6 ने एक साथ कहा, बधाई हो वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। निंग ने सिर हिलाया और फिर बगल में खड़ी नीले वस्त्र पहने युवती की ओर इशारा किया। यह मेरी आत्मा जानवर है किंग। तुम्हें एक दूसरे को जानना चाहिए। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन किंग। क्लाउडजेड सहित सभी लोग बड़े सम्मान से बोल रहे थे क्योंकि वे उससे निकल रही शक्तिशाली राक्षसी आभा को महसूस कर सकते थे। वह निश्चित रूप से वांशियांक स्तर की एक दिरे मॉन्स्टर थी, जबकि वे 6 केवल जिफू शिष्य थे। सच तो ये था कि किंग ने जानबूझकर अपनी आभा छोड़ी थी ताकि उन्हें भयभीत कर सके। ठीक है, अब आप सब जा सकते हैं। अंकल वाइट, किंग के लिए एक निजी प्रशिक्षण कक्ष की व्यवस्था कीजिए, निंग ने कहा और फिर खुद अपने प्रशिक्षण कक्ष में चला गया। वापस आते ही वह प्रशिक्षण में लग जाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना प्रतिभाशाली है। क्लाउडजेड ने निंग की ओर देखा, फिर सिर हिलाया। भविष्य में मुझे जो दाव साथी मिलेगा वह मेरे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जितना ही मेहनती होगा। निजी प्रशिक्षण कक्ष में छतें तारों जैसे रत्नों की रोशनी से जगमगा रही थीं, जिससे पूरा कमरा नहा रहा था।
निंग कमरे के बीचों बीच नक्काशीदार जेड पलंग पर कमल की मुद्रा में चुपचाप बैठी थी। चलो शुरू करते हैं। निंग ने हाथ हिलाया और एक जेड की बोतल प्रकट हुई। उसने उसे अपने सामने रखा, फिर उसका ढक्कन खोला। इस जेड की बोतल में 3000 किलोग्राम द्रवीभूत तत्व था और जैसे ही उसने ढक्कन खोला उसमें से एक घनी पौष्टिक तत्वीय आभा बह निकली। इस कमरे की हवा में सांस लेने मात्र से ही बहुत सुकून मिलता था। निंग की आत्मा शक्तिशाली थी, उसकी प्रतिभा अद्भुत थी और उसकी नींव बहुत गहरी और स्थिर थी। उसकी प्रशिक्षण गति भी आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। आमतौर पर वांशियांक के सिद्ध पुरुष आदिम ताओवादी स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त मौलिक की विकसित किए बिना सदियों बिता सकते हैं, लेकिन निंग के लिए भले ही वह धीरे धीरे प्रशिक्षण ले, कुछ दशक ही पर्याप्त होंगे। इसके बावजूद ये 3000 किलोग्राम निंग के लिए 6 से 10 साल तक कठिन प्रशिक्षण के बराबर होगा। अवशोषित करो। निंग ने अपना मुंह खोला और तरलीकृत तत्वसार उसके मुंह में प्रवेश कर गया। उसके जिफू क्षेत्र में तात्विकी के उस सागर की सबसे गहरी गहराइयों में जलस्रोत ने बड़ी मात्रा में अतुलनीय रूप से शुद्ध तात्विकी को तेजी से छोड़ना शुरू कर दिया। पूरा तात्विक सागर थोड़ा घूमने लगा और समुद्र की सतह स्वाभाविक रूप से ऊपर उठने लगी। उसी समय तात्विकी के सागर में परिष्कृत सत्व के अनगिनत कण उभरने लगे। गड़गड़ाहट। परिष्कृत सत्व के ये अनगिनत कण आकाश में उठे। जीफू क्षेत्र के आकाश में हजारों तारे, एक सूर्य और एक चंद्रमा थे। ये अतुलनीय रूप से रहस्यमय और गहन तारकीय पिंड भी धीरे धीरे गति करने लगे थे और जैसे जैसे वे गति करते गए वास्तव में शुद्ध वांशियांक स्तरीय तात्विकी उत्पन्न होने लगी। गड़गड़ाहट। परिष्कृत सत्व के अनगिनत कण इन तारकीय पिंडों की कक्षाओं में तुरंत समा गए। जैसे ही वे आकाश में उड़े अनगिनत तारकीय पिंड धीरे धीरे घूमते रहे, कणों को पीसते और तोड़ते रहे, फिर अवशेषों को सोखते रहे। स्वाभाविक रूप से सूर्य और चंद्रमा ने ही सबसे ज्यादा अवशोषित किया। बिल्कुल भी थके हुए न लगते हुए ये तारकीय पिंड बिना रुके गतिमान थे। प्रत्येक अपनी अपनी आकर्षण या प्रतिकर्षण शक्तियां लगा रहा था। अचानक गुरुत्वाकर्षण बल एकाकार हो गए और अब वे 1 इंच भी हिल नहीं पा रहे थे। ये बंद तारकीय पिंड परिष्कृत सत्व के अधिकाधिक कणों को अवशोषित करते रहे। एक निश्चित आकार तक पहुंचने पर इनमें गुणात्मक परिवर्तन होता। टकराना। इन तारों से प्राप्त वांशियांक स्तर की मौलिक की अब पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक शुद्ध थी। वांशियांक स्तर का मध्य चरण। निंग ने मन ही मन सोचा, लगभग 1000 किलोग्राम वजन इस्तेमाल करने के बाद मैं वांशियांक स्तर के मध्य तक पहुंच गया हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। काफी समय बाद इस बार निंग ने 1500 किलोग्राम से अधिक का उपयोग किया और निंग के जिफू क्षेत्र के भीतर अनगिनत तारों में एक और गुणात्मक परिवर्तन होने लगा। वांशियांक स्तर के अंत तक निंग ने आंखें खोलीं और सामने रखी जेड की बोतल को घूरने लगा। जेड की बोतल में 500 किलोग्राम से भी कम बचा था, लेकिन इस मात्रा से वह शिखर तक नहीं पहुंच सकता था। अपने पिछले अनुभवों के आधार पर वांशियांक स्तर के अंत से वांशियांक स्तर के चरम तक पहुंचने के लिए संभवतः 2000 से 2500 किलोग्राम द्रवीभूत तात्विक सार की आवश्यकता होगी। दरअसल सबसे मुश्किल काम अभी भी वांशियांक चरण के शिखर से आदिम ताओवादी चरण तक जाना है। इस चरण में दसियों हजार किलोग्राम वजन लगेगा। निंग ने आह भरी। क्या ऐसा हो सकता है कि निंग जाकर अन्य वांशियांक दाववादियों पर घात लगाकर हमला करेगा और उन्हें मार डालेगा? कहावत है, अगर कोई हमेशा नदी के किनारे चलता रहे तो अंततः उसके जूते गीले हो जाएंगे। शायद निंग का सामना किसी कमजोर मगर बेहद शक्तिशाली वांशियांक सिद्ध से हो या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके पास बहुत शक्तिशाली जादुई खजाना हो। ऐसी स्थिति में उसकी सचमुच मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सामान्यतः जब तक कोई विशेष परिस्थिति न हो, कोई अन्य अमर साधकों को रास्ते में रोककर उनकी हत्या नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा बार बार करे तो कुछ समय के लिए तो वह सफल हो सकता है, लेकिन देर सवेर उसका अंत हो जाएगा। जल्दी मत करो। अभी समझ और तलवार के दाव, दोनों ही मामलों में मैं अभी काफी अच्छा नहीं हूँ। आदिम अवस्था तक पहुँचने में अभी कुछ समय लगेगा। निंग एक बार फिर अपनी तलवारबाजी पर विचार करने लगा और ध्यान करने लगा। समय बीतता गया और जल्द ही बाहर उजाला हो गया। भोर हो गई थी और नॉर्थसन आ गया था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, नॉर्थसन ने पुकारा, मानो वह असाधारण रूप से उत्साहित हो। मैं वांशियांक चरण के शिखर तक पहुंच गया और अभी भी मेरे पास काफी मात्रा में द्रवीभूत तात्विक सार बचा है। इतना घमंड क्यों? मैं भी तो वांशियांक स्तर के शिखर पर हूँ। किंकिग ने उसे घूरा। नॉर्थसन चौंक गया। तुम बस थोड़े से द्रवीभूत तत्व सार के साथ, पहले तुम भी मेरी तरह वांशियांक स्तर के मध्य में थे। मैंने तुमसे कहीं ज्यादा द्रवीभूत तत्व सार का इस्तेमाल किया था। किंकिग ने अपने होंठ भींच लिए। मैंने वांशियांक के अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए 300 किलोग्राम वजन खर्च किया और फिर वांशियांक चरण के चरम तक पहुंचने के लिए 2250 किलोग्राम और खर्च किए। जाहिर है पहले ही मैं वांशियांक के अंतिम चरण के काफी करीब पहुंच चुकी थी और तुमसे कहीं ज्यादा मजबूत थी। निंग एक तरफ बैठकर शराब पी रहा था और हंस रहा था, जबकि दोनों झगड़ रहे थे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, आप कैसे हैं? नॉर्थसन भी बैठ गया। वांशियांक स्तर के बाद निंग ने शांत हंसी के साथ कहा। देर से? नॉर्थसन चौंका। सिर्फ देर से ही क्यों? मेरा बेटा निंग और मैं दोनों अब वांशियांक के अंतिम चरण में हैं। एक सफेद बालों वाला, सफेद वस्त्र पहने आदमी गेट से अंदर आया। ये सुनते ही नॉर्थसन तुरंत समझ गया। निंग ने अपना द्रवित तत्व सार व्हाइट वाटर हाउंड को दे दिया होगा, जो पहले केवल जिफू स्तर के शिखर पर था, वरना हाउंड एक ही बार में वांशियांक के अंतिम चरण तक कैसे प्रशिक्षित हो सकता था? चाचा व्हाइट की दाव संरचनाओं के संबंध में समझ का स्तर बहुत ऊंचा था।
इसलिए पर्याप्त द्रवीभूत तात्विक सार के साथ वे काफी प्रगति कर पाए। अगर किसी के पास पर्याप्त उच्च स्तर की समझ और पर्याप्त मजबूत दाव हृदय नहीं है तो द्रवीभूत तात्विक सार होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निंग ने नॉर्टसन की ओर देखा। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई, क्या तुम अपने गुरु से मिलने जा रहे हो? अगर नहीं जाओगे तो हम अभी निकलेंगे। नहीं, नॉर्टसन ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम भी अपने मालिक से मिलने नहीं गए, है ना? निंग ने सिर हिलाया। पिछली बार तो वे बस अलविदा कह चुके थे। सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। निंग की तलवारबाजी में अभी ज्यादा सुधार नहीं हुआ था, इसलिए उसे अपने मालिक से मिलने की जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। चलो नाश्ता करते हैं, फिर बाहर चलते हैं, निंग ने कहा। तुम सब बैठ जाओ। अंकल व्हाइट, लिटिल किंग, बैठो। नॉर्टसन, किंग। अंकल व्हाइट और निंग सब वहीं बैठे बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और खा रहे थे। उसी दिन सूरज पूरी तरह उगने के बाद निंग का समूह एक बार फिर ब्लैक व्हाइट कॉलेज से चला गया, और इस प्रस्थान के बाद उन्हें लौटने में बहुत समय लगा। ब्लैक व्हाइट कॉलेज में वापस आने के बाद निंग की कई लोगों से मुलाकात हुई थी, और इसलिए जो लोग उसमें रुचि रखते थे उन्हें स्वाभाविक रूप से बहुत जल्दी पता चल गया कि वह वापस आ गया है। फुफ, नाइन लोड्स ने हाथ हिलाया और उसके सामने एक पानी जैसा आईना प्रकट हुआ। वह आईने के सामने खुद को घूरने लगी। अरे, नाइन लोड्स ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसके नीले वस्त्रों की शैली बदलने लगी और यहाँ तक कि वस्त्रों की कढ़ाई भी बदलने लगी। जादुई वस्त्रों के सेट के रूप में इसका रंग बदलना स्वाभाविक था। थोड़ी देर बाद नाइन लोड्स आखिरकार मुस्कुराई। उसने हाथ हिलाकर अपने सामने रखे पानी से भरे दर्पण को हटा दिया। फुफ, एक बर्फ जैसा सफेद कमल का फूल प्रकट हुआ। नाइन लोड्स ने उस बर्फ जैसे सफेद कमल के फूल पर कदम रखा और फिर सीधा हवा में उड़कर अपनी जागीर छोड़ दी। थोड़ी देर बाद बर्फीले सफेद कमल के फूल पर सवार नाइन लोड्स ने दूर डाक नॉर्थ पीक देखा। थोड़ा और पास उड़कर आखिरकार उसने कहा, मैंने सुना है कि कनिष्ठ प्रशिक्षु भाईजी निंग वापस आ गए हैं। क्या हम मिल पाएंगे? उसकी आवाज डाक नॉर्थ पीक के ऊपर हवा में गूंज उठी। जल्द ही एक सांवले काले रंग का आदमी और एक आकर्षक महिला प्रकट हुए। ये मेंग रोच और क्लाउड जेट थे। रोच ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन नाइन लोड्स, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाईजी निंग कल लौट आए थे, लेकिन आज सुबह फिर चले गए। पास खड़ी क्लाउड जेट ने नाइन लोड्स को घूरा, जो उसके बर्फीले सफेद कमल के फूल पर खड़ा था। उसे लगा जैसे नाइन लोड्स कोई सुंदर अमर परी हो, और वह ईर्ष्या से खुद को रोक नहीं पाए। वह चला गया। नाइन लोड्स स्तब्ध रह गई। वह कब वापस आएगा? उसने पूछा। हमें नहीं पता, रोच ने सिर हिलाया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाईजी निंग ने कहा था कि इस बार वह शायद बहुत दिनों तक वापस नहीं आएगा। एक लंबे समय नाइन लोड्स ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में निराशा के भाव थे, और फिर अपने जादुई खजाने के ऊपर वह चली गई, दूर क्षितिज में गायब हो गई। पुस्तक 9, अध्याय 5, कभी मत भूलना। जी निंग को पता नहीं था कि उसके जाने के कुछ ही देर बाद नाइन लोड्स उसके घर आ गया था। उस समय वह अपने कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई अंकल व्हाइट और किंग के साथ कुछ अपराधियों को पकड़ने के लिए यात्रा पर था। रेनड्रैगन गार्ड द्वारा प्रदान की गई खुफिया रिपोर्टों की बदौलत लगभग 1 महीने तक विभिन्न क्षेत्रों में भटकने के बाद निंग का समूह अंततः उस स्थान पर पहुंच गया जहां एक दुष्ट साधक, जिसे अडेप्ट ब्लैकहॉर्न के नाम से जाना जाता था, छिपा हुआ था। यह अडेप्ट ब्लैकहॉर्न युद्ध के लिए एक घोस्टफेट्स किंग पर निर्भर था, और कोई भी उससे कभी नहीं जीत पाया था। दुर्भाग्यवश इस बार उसका सामना निंग के समूह से हुआ। सबसे पहले अंकल व्हाइट ने चुपके से एक ऐसी संरचना स्थापित की जिससे अडेप्ट ब्लैकहॉर्न के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची। इसके बाद निंग का समूह प्रकट हुआ। निंग ने युद्ध भी नहीं किया। उसने म्यू नॉर्टसन को अपने दुष्ट आकाशभक्षी सर्पों को प्रकट करने दिया और अपनी संरचनाओं का उपयोग घोस्टफेट्स राजा को कुचलकर मार डालने दिया। घोस्टफेट्स राजा की सुरक्षा के बिना अडेप्ट ब्लैकहॉर्न तुरंत आतंक की स्थिति में आ गया और आसानी से मारा गया। जूनियर प्रशिक्षु भाई, आपकी शक्ति स्पष्ट रूप से बढ़ गई है, निंग ने प्रशंसा की। आप कुख्यात अडेप्ट ब्लैकहॉर्न को इतनी आसानी से मार पाए। हे, नॉर्टसन ने अपना सिर खुजलाया। आखिरकार मैं वंशीयांक स्तर के शिखर पर हूँ, और स्वर्गीय खजाने पर्वत पर काफी सामग्री प्राप्त करने के बाद मेरे दुष्ट आकाशभक्षी सर्पों में काफी सुधार हुआ है। स्वाभाविक रूप से उनकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई है। निंग समझ गया। निर्माणों का दाव, इसके लिए काफी संसाधनों और कीमती चीजों की जरूरत होती है। चलो चलते हैं, अगले अपराधी को मार गिराते हैं, निंग ने कहा। हम 4 वंशीयांक अडेप्ट्स के साथ मिलकर काम करने से इस तरह के अपराधी को पकड़ना वाकई आसान है। पास में खड़ा किंग भी काफी आत्मसंतुष्ट था। व्हाइट वाटर हाउंड की बात करें तो वह बस चुपचाप खड़ा मुस्कुरा रहा था। झटपट ड्रैगन के सिर वाला युद्धपोत एक बार फिर आसमान में उड़ गया, और निंग का समूह एक बार फिर यात्रा पर निकल पड़ा। वे अगले अपराधी निपुण कियानदो का पीछा करेंगे। चाहे उन्होंने खुद को कितनी भी अच्छी तरह छिपा लिया हो, फिर भी वे रेनड्रैगन गार्ड की नजरों और कानों से बच नहीं सकते थे। बेशक वे निंग जैसे नहीं थे, जो अपनी पानी के नीचे की संपत्ति में छिप सकता था। बाकी सभी के लिए, जब तक वे इस विशाल दुनिया में थे जिस पर ग्रैंड जिया राजवंश का नियंत्रण था, रेनड्रैगन गार्ड के हमले से बचना नामुमकिन था। सिद्ध कियानदो सचमुच बहुत दूर छिपा था। ये जगह स्टिलवाटर शहर से 30 लाख किलोमीटर दूर है, और इसे पूरे स्टिलवाटर कमांड्री के सबसे दूरस्थ बैकवाटर्स में से एक माना जा सकता है। अगर वह और आगे भागता तो पूरी कमांड्री छोड़कर भाग जाता। अगर वह स्टिलवाटर कमांड्री छोड़ देता तो रेनड्रैगन गार्ड का हमारा डिवीजन उसका पीछा नहीं कर पाता। निंग का समूह क्रिम्सन ड्रैगन पर्वतों के टेलीपोर्टेशन एरे पर आपस में बातें कर रहा था।
वाह! डोंगयू शहर के भीतर 3 लाख किलोमीटर दूर 300 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा एक टेलीपोर्टेशन एरे अचानक चमक उठा। निंग, नॉर्थसन और बाकी सभी उसके भीतर प्रकट हुए। नमस्कार, महामहिम रेन ड्रैगन रक्षक। पास खड़े एक वृद्ध ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। वहाँ 6 ज़िफू शिष्य और जियांटियन विशेषज्ञों का एक समूह भी मौजूद था और वे सभी अतुलनीय रूप से आदरपूर्वक थे। निंग ने एक नज़र उन पर डाली। डोंगयू शहर एक कमांडरी शहर था जहां ग्रैंड जिया राजवंश की सेनाएं तैनात थीं, बिल्कुल स्वेलो माउंटेन शहर की तरह। बस इतना ही फर्क था कि इस कमांडरी शहर के भीतर रेन ड्रैगन गार्ड का एक छोटा सा टेलीपोर्टेशन एरे था। गॉल पर्वतों का जंगली दलदल एक बड़ा खतरा क्षेत्र था और इसलिए वहाँ आदिम दाववादी और लूज इमोर्टल पहरे पर थे, लेकिन डोंगयू शहर एक बेहद साधारण जगह थी, इसलिए वहाँ सिर्फ ज़िफू शिष्य ही मौजूद थे। निंग ने सिर हिलाया। जूनियर प्रशिक्षु भाई, चलो। निंग ने इन लोगों से कोई बातचीत नहीं की। वह तुरंत ड्रैगन के सिर वाले युद्धपोत पर सवार हो गया और आसमान में उड़ गया। रेन ड्रैगन गार्ड की नवीनतम खुफिया रिपोर्टों के आधार पर निपुण कियांदो एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला के भीतर था जो डोंगयू शहर से कुछ हजार किलोमीटर दूर स्थित थी। निंग के समूह ने उसे ध्यान से ढूंढा। जल्द ही रात हो गई। वह वहाँ है। निंग रात के आकाश में युद्धपोत के ऊपर खड़ा अपनी दिव्य अनुभूति को नीचे जमीन पर 300 किलोमीटर दूर तक फैला रहा था। अचानक उसे पता चला कि इस पहाड़ के भीतर एक सचमुच भयंकर रूप से सुरक्षित शहर है। ये शहर स्पष्ट रूप से एक दृष्टिबाधित संरचना द्वारा संरक्षित था। कोई इसे नंगी आंखों से बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सकता था। सौभाग्य से निंग के पास दिव्य अनुभूति थी, अन्यथा उन्हें इसे ढूंढने में महीनों लग जाते। क्या शहर है? निंग की आंखों में हत्या का जुनून सवार हो गया। कहाँ है? नॉर्थसन ने जल्दी से पूछा। हमारे ठीक नीचे, निंग गुर्राया। चलो, मेरे पीछे आओ। निंग नीचे कूदा और जैसे ही उसने छलांग लगाई, एक तलवार चमकी और उसके पैरों के नीचे प्रकट हुई। हवा को चीरती हुई नीचे की ओर उड़ी। व्हाइट वाटर हाउंड और नॉर्थसन भी उसके पीछे पीछे नीचे आ गए, नीचे की ओर बढ़ते हुए। तोड़ो! निंग ने दूर की ओर इशारा किया और कहीं से पानी की एक धारा प्रकट हुई। ये दूर लगे एक ध्वज के चारों ओर घूमती रही, फिर उसे आसानी से बाहर खींच लिया। देखते ही देखते लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र का दृश्य बदलने लगा। साधारण से दिखने वाले जंगली पहाड़ तुरंत गायब हो गए और एक विशाल शहर में बदल गए जो बड़ी संख्या में दासों से भरा हुआ था। ये सभी दास कठिन शारीरिक श्रम कर रहे थे, या तो पत्थर ढो रहे थे, दीवारें बना रहे थे, या फिर इस शहर को और मजबूत बनाने के लिए आसपास के इलाके से लकड़ियां काट रहे थे। ये तो सच में इस शहर को अचानक कहीं से प्रकट होते देख नॉर्थसन अवाक रह गया। सरासर फिजूल खर्ची, निंग ने ठंडे स्वर में कहा। वह घिनौनी कलाओं का साधक है। अपनी घिनौनी कलाओं को पूरा करने के लिए आम लोगों का कत्लेआम करना एक बात है, लेकिन उसे अपने लिए ये शहर क्यों बनवाना चाहिए और उन्हें इतना दबाना क्यों चाहिए? नॉर्थसन तुरंत समझ गया कि शहर बनाते समय इन आम लोगों पर इतना दबाव डाला गया था कि कई लोगों को सचमुच मौत के घाट उतार दिया गया था। निंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। चूंकि उसकी दिव्य इंद्रिय पूरे शहर को घेरे हुए थी, इसलिए वह वहाँ के अनगिनत लोगों की निराशा, पीड़ा, दर्द और सुन्नता को आसानी से महसूस कर सकता था। यह एक प्रकार की सुन्नता थी जो पूरी तरह से और घोर निराशा से उपजी थी। इसके अलावा इन आम लोगों में से कई के दिलों में असीम आक्रोश था। उनकी नफरत इतनी प्रबल थी कि निंग की दिव्य इंद्रिय उसे आसानी से भांप सकती थी। यह नर्क है। निंग अचानक आसमान में उड़ गया, एक रोशनी की किरण में बदल गया और इस विनाश नगरी के ठीक ऊपर हवा में खड़ा हो गया। एक विशाल जलज्वाला कमल निंग के चारों ओर घूम रहा था। रात्रि आकाश में जलज्वाला कमल का प्रकाश अतुलनीय रूप से मनमोहक था। रात भर कठिन परिश्रम में लगे अनगिनत आम लोगों ने तुरंत अपने सिर ऊपर उठाए। उन्होंने अपने ऊपर हवा में विशाल जलज्वाला कमल को देखा और एक छोटा, कमजोर सा आकार देखा। कियांदो, तुम बूढ़े राक्षस, जल्दी करो और मरने के लिए बाहर आओ। निंग ने एक विस्फोटक दहाड़ लगाई जो गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी और पूरे शहर में गूंज उठी। बूम, धमाका। इस शहर की देखरेख करने वाले अनगिनत, अतुलनीय रूप से क्रूर और रक्तपिपासु जियांटियन विशेषज्ञ सभी पीड़ा से चीखने लगे। उनके हर छिद्र से खून बहने लगा और वे वहीं मर गए। ये सिद्ध कियांदो के शिष्य और पर शिष्य थे और उन्होंने उसके कुकर्मों में उसका साथ दिया था। निंग की दिव्य इंद्रिय ये बता पा रही थी कि ये लोग भी पाप के घृणित आभामंडल से घिरे हुए थे। सामान्य लोग न तो सकारात्मक कर्म के स्पष्ट आभामंडल से घिरे होते, न ही पाप के घृणित आभामंडल से। पाप से घिरे होने का अर्थ था कि उनकी दुष्टता पहले ही अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी। पाप से आच्छादित इन दुष्टों के विरुद्ध निंग ने अपनी आत्मा को हिला देने वाली कला का प्रयोग किया था। क्योंकि उनके बीच शक्ति का अंतर बहुत अधिक था, वे सभी तुरंत मर गए। उनके छिद्रों से रक्त बहने लगा। क्या वह बूढ़ा शैतान ऐसा कैसे कर सकता है? वे आम गुलाम हैरानी से देखते रह गए। वे भयानक जियांटियन जीव जो हमेशा से ही बेहद क्रूर दिखाई देते थे, सब गिर पड़े, मर गए। गुलामों को यकीन ही नहीं हो रहा था। ठीक इसी क्षण, क्या मैं पूछ सकता हूँ, कौन सा ताओवादी आया है? एक सफेद वस्त्र पहने, लंबी दाढ़ी वाला आदमी अचानक हवा में प्रकट हुआ। दूर खड़े निंग से नजरें मिला रहा था। निंग उसे घूर रहा था। उसे जरा भी डर नहीं था कि वह भाग जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वह बाहर निकला था तो अंकल व्हाइट ने पहले ही गुप्त रूप से भव्य स्पेसलॉक संरचना का अभिनय कर लिया था। कियांदो, बूढ़े शैतान, तुम्हारे साथ कुछ जवान शैतान भी हैं। निंग ने दूर स्थित महल पर एक नजर डाली। महल के प्रवेश द्वार पर कई ज़िफू शिष्य खड़े थे। साफ था कि वे इस बूढ़े शैतान के शिष्य थे। क्या मैं पूछ सकता हूँ, तुम कौन हो? साथी ताओवादी,
बूढ़े शैतान, कियानदोव ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। जलज्वाला कमल से घिरे निंग ने नीचे नारकीय परिदृश्य को घूरा, फिर धीरे से कहा, मरने और पाताल लोक में जाने के बाद तुम्हें पाताल लोक के 18वें तल में यातनाएं दी जाएंगी। इन आम लोगों को जिन्हें तुमने यातनाएं देकर मौत के घाट उतारा है, जो यातनाएं तुम्हें हजारों गुना चुकानी पड़ेंगी। मर जाऊंगा, सिद्ध कियानदोव ने अपना सिर हिलाया। जब तक मैं पृथ्वी अमर बन सकता हूँ, समय आने पर मैं पाताल लोक में अपनी सच्ची आत्मा का संकेत भेजूंगा। अमर होने के अपने कौशल को देखते हुए मैं स्वेच्छा से भूत अमर बन जाऊंगा। मुझे यातना से क्यों डरना चाहिए? पृथ्वी अमर, निंग ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। 18वीं पाताल लोक में यातना सहने का इंतजार करो। तुमने जितने पाप किए हैं, मुझे लगता है कि तुम कई सालों तक नहीं टिक पाओगे। उसके बाद तुम्हारी आत्मा टूट जाएगी। उसने जितना पाप किया था वह बेईज़ान से कहीं ज्यादा था। सिद्ध कियानदोव का शरीर किसी गंदी आभा से नहीं बल्कि एक रक्तिम प्रकाश से घिरा था। आंखों को चीर देने वाली रक्तिम रोशनी, एक ऐसी रक्तिम रोशनी जो दिल दहला दे। पाप की इतनी मात्रा बेहद हैरान करने वाली थी। जैसे ही निंग के शब्द निकले, निपुण कियानदोव गुस्से में दहाड़ा। मुझे लगता है कि इसके बजाय तुम ही मरोगे। फुफ! अचानक उसके सिर के ऊपर खून की एक विशाल पुतली उभर आई। असीम पाप और बुराई से भरी यह विशाल रक्तरंजित आंख सीधे निंग की ओर घूर रही थी। और जैसे ही उसने ऐसा किया, धमाका! एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली, रक्तरंजित, भयावह प्रकाश सीधे निंग की आत्मा की ओर बढ़ा। एक चींटी जो पेड़ को हिलाना चाहती है। निंग के मन में मां नुवा का दिव्य रूप प्रकट हुआ। नुवा आकाश में खड़ी थी, प्रकाश की एक अनंत आभा बिखेर रही थी। जैसे ही उस रक्तिम आभा ने उन्हें छुआ, वह सूर्य के प्रकाश में बर्फ की तरह पिघलकर शून्य में बदल गईं। अच्छा नहीं, निपुण कियानदोव का चेहरा बदल गया और वह भागने के इरादे से जल्दी से मुड़ा। लेकिन ठीक इसी समय निंग ने एक बर्फीली दहाड़ लगाई। मर जा! उसकी शक्तिशाली दिव्य भावना एक अतुलनीय रूप से प्रचंड लहर में बह गई, जिसने सिद्ध कियानदोव की आत्मा को कुचल दिया। सिद्ध कियानदोव को तुरंत चक्कर और स्तब्धता महसूस हुई। निंग ने एक उंगली से उसकी ओर इशारा किया और सिद्ध कियानदोव के शरीर के चारों ओर एक जलज्वाला कमल कहीं से प्रकट हो गया। सिद्ध कियानदोव पूरी तरह से स्तब्ध था और प्रतिरोध करने में असमर्थ था। परिणामस्वरूप जैसे ही जलज्वाला कमल घूमने लगा, वह तुरंत मांस के पेस्ट में बदल गया। क्या? भाग जाना! महल के सामने खड़े वे 5 जिफू शिष्य अतुलनीय रूप से भयभीत थे। उन 5 ने सिद्ध कियानदोव के साथ अनगिनत बुरे कर्म किए थे और पाप की कलंकित आभा ने उन्हें बहुत पहले ही घेर लिया था। निंग ने दूर से उनकी ओर इशारा किया और एक के बाद एक जलज्वाला कमल खिलने लगे, पवित्र प्रकाश से चमकते हुए। जैसे ही उन्होंने उन 5 को मांस के पेस्ट में बदल दिया, उन सभी का एक साथ ध्यान रखा गया। नॉर्थसन और व्हाइट वाटर हाउंड भी उड़कर ऊपर आ गए। उन्होंने कोई खुशी नहीं दिखाई। अनगिनत उत्पीड़ित आम लोगों को घूरते हुए वे जरा भी खुशी नहीं दिखा पाए। वह ऐसा कैसे कर सकता है? नॉर्थसन ने आह भरी। इस प्रतिद्वंदी के पास हिलब्लड डेमन आई थी और उससे निपटना बेहद मुश्किल था। निंग के पास एक शक्तिशाली आत्मा थी और उसके पास दिव्य इच्छा शक्ति भी थी। वह इस व्यक्ति का एकदम सही प्रतिपक्ष था। इसलिए उन्होंने शुरू से ही योजना बनाई थी कि निंग ही उससे अकेले लड़ेगा। दुनिया में दयालुता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से बुराई भी है, निंग ने शांति से कहा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, नॉर्थसन ने निंग की ओर देखा। अब जब हम दोनों ने अपना मिशन पूरा कर लिया है, तो अब आगे क्या करना चाहिए? निंग चौंक गया। आगे क्या? निंग के मन की गहराइयों से अचानक 3 खून से लथपथ नाम उभर आए। डोंग सेवन, यू डोंग, शुई यी। निंग इन तीनों नामों को कभी नहीं भूला था। ये तीनों नाम जलते हुए लोहे की तरह थे जो उसकी आत्मा पर अंकित हो गए थे। उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोग, उसके माता पिता, इन तीनों की वजह से मर गए थे। अचानक निंग के सीने में एक जबरदस्त भावना उमड़ पड़ी। मार डालो, मार डालो, मार डालो। जब निंग ने इस बात को अपने दिल की गहराई से बाहर निकाला, तो वह नफरत और जान लेने की इच्छा से भर गया। ये तीनों ही वो 3 थे जिनसे उसे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत थी। अगला, निंग ने धीरे से कहा, मैं बदला लूंगा। बदला लेना? नॉर्थसन उलझन में था। किससे? जिन्होंने मेरे माता पिता को मार डाला। निंग ने धीरे से कहा। ये सुनकर नॉर्थसन का चेहरा तुरंत बदल गया। किंग ने अपने सांप का सिर नीचे किया और उसे निंग की बाह पर दबा दिया, मानो निंग को दिलासा दे रही हो। पास में खड़े व्हाइट वाटर हाउंड की बात करें तो वह चुपचाप निंग को देखता रहा। उसकी आंखें भी उसी हसरत से भरी थीं। आखिरकार उसने उस भयावह दिन को खुद देखा था। निंग ने कहा, मैं उन लोगों के साथ एक ही स्वर्ग साझा नहीं कर सकता जिन्होंने मेरे माता पिता को मार डाला। पुस्तक 9, अध्याय 6, एक बढ़ती हुई हत्या की मंशा। हालांकि जी निंग ने बहुत धीरे से बात की थी। म्यू नॉर्थसन और किंग दोनों ही उन शब्दों में छिपी असीम नफरत और हत्या की मंशा को भांप सकते थे। ये दुश्मनी उसकी आत्मा में गहराई तक समा गई थी और उसकी हड्डियों की मज्जा में समा गई थी। निंग इसे कभी नहीं भूल सकता। जब उसने स्वेलो माउंटेन छोड़ा था तो निंग के मन में बदला लेने की गहरी इच्छा थी। हालांकि उस समय उसे दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये बहुत विशाल और बहुत ही अजनबी थी। इसीलिए उसने एक स्कूल में दाखिला लेने और पहले अपनी शक्ति बढ़ाने का फैसला किया था और अपनी नफरत को कुछ समय के लिए अपने दिल में दबा लिया था। अब जब उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी और रेनड्रैगन गार्ड में शामिल हो गया था, तो बदला लेने का समय आ गया था। पिताजी, माताजी, चाचा, निंग मन ही मन बुदबुदाया, वे तीनों, आपका बच्चा एक को भी नहीं छोड़ेगा, एक को भी नहीं। जूनियर प्रशिक्षु भाई, निंग ने पास खड़े नॉर्थसन की ओर मुड़कर देखा। मैं बदला लेने जा रहा हूँ। मेरे लिए किंग और अंकल व्हाइट को साथ ले जाना ही काफी होगा।
तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, आप क्या बकवास कर रहे हैं? नॉर्टसन ने गुस्से से कहा, मेरी माँ के मर जाने के बाद अब इस दुनिया में मेरा कोई सगा संबंधी नहीं है, मुझे किसी से कोई लगाव नहीं है, इसलिए आपको मेरे लिए परेशानी खड़ी करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई होने के नाते मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपके माता पिता की हत्या के बाद आपका दर्द कितना कष्टदायक होगा। अतीत में मैंने स्वयं उन दुष्ट खलनायकों का वध करके अपनी माँ का बदला लिया था। इस बार मैं निश्चित रूप से आपके साथ चलूंगा। निंग स्तब्ध रह गया। उसकी माँ मर गई थी, उसने अपनी माँ का बदला ले लिया था, दुनिया में उसका कोई सगा संबंधी नहीं बचा। उसके कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने उसे पहले कभी यह बात नहीं बताई थी। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया, फिर नॉर्टसन के कंधों पर हल्के से थपथपाया। तुम अच्छे भाई हो। नॉर्टसन ने निंग की तरफ देखा, जिसने कहा, चलो स्टिलवाटर सिटी चलते हैं। नॉर्टसन ने तुरंत कहा, स्टिलवाटर सिटी? ठीक है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम बदला लेना चाहते हो? मेरे हिसाब से हालांकि हमने 2 काम पूरे कर लिए हैं, फिर भी हमें क्रिम्सन ड्रैगन पर्वत पर वापस जाकर उन्हें वापस सौंपने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल हम तुम्हारे दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और दावा कर सकते हैं कि हम रेन ड्रैगन गार्ड की ओर से संदिग्धों को पकड़ने के मिशन पर हैं। इससे हमें एक अच्छा बहाना मिल जाता है। निंग ने सिर हिलाया। पहले जू मुंगई ने निंग की जांच करने के लिए जी कबीले द्वारा अपराधियों को पनाह दिए जाने के संदेह का बहाना बनाया था। सौभाग्य से नॉर्थमोट बाइवेई ने उसे रोक दिया था। उस समय बाइवेई को स्टिलवाटर के मार्क्विसेट के दूत का दर्जा प्राप्त था। अगर ऐसा न होता तो उसे भी इस मामले को रोकना मुश्किल हो जाता। मैं तो यही सोच रहा था, निंग ने कहा। हालांकि हमें अभी भी स्टिलवाटर सिटी जाकर कुछ तैयारियां करनी हैं। सबसे पहले मुझे अपने दुश्मनों की खुफिया रिपोर्ट हासिल करनी है। दूसरा, मुझे कुछ जादुई खजाने खरीदने हैं। जादुई खजाने? नॉर्टसन ने हैरानी से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके दुश्मन बेहद ताकतवर हों? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, निंग ने सिर हिलाया। नहीं, वे सिर्फ जिफु शिष्य ही होने चाहिए। अगर वे कोई सफलता भी हासिल कर लेते हैं तो वे सिर्फ साधारण वांजियांग सिद्ध ही होंगे। तो फिर वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, उनसे निपटने के लिए आपको खजाने क्यों खरीदने पड़ रहे हैं? नॉर्टसन ने हैरानी से पूछा। निंग ने धीमी गरजती आवाज में कहा, क्योंकि मैं उनकी आत्मा को चकनाचूर कर दूंगा। इन शब्दों में छिपी कठोर द्वेषता ने नॉर्टसन, किंग और व्हाइट वाटर हाउंड सभी को स्तब्ध कर दिया। नॉर्टसन को याद आया कि कैसे बचपन में उसने उन दुश्मनों का कत्लेआम किया था। उस समय भी वह इसी तरह नफरत से पागल था। वह पूरी तरह समझ सकता था कि निंग इस समय क्या महसूस कर रही होगी। चलो चलें, निंग ने कहा। ठीक है। समूह तुरंत ड्रैगन के सिर वाले युद्धपोत पर सवार हो गया और जल्दी से रवाना होकर स्टिलवाटर सिटी की ओर चल पड़ा। स्टिलवाटर सिटी। निंग सबसे पहले अपने अच्छे दोस्त बाइवेई से मिलने गया। बाइवेई ने कहा, मुझे पहले से ही पता है कि रेन ड्रैगन गार्ड के सबसे हालिया परीक्षार्थियों में आप भाईजी निंग शामिल थे और आपके कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई म्यू नॉर्टसन का नाम भी। बाइवेई ने निंग की ओर देखा, फिर नॉर्टसन की ओर भी मुस्कुराया। उसने देखा कि निंग नौकरानियों की ओर देख रहा था और उसने उनकी ओर हाथ हिलाया। आप जा सकते हैं, उसने कहा, और वे सब चले गए। भाई बाइवेई, मैं आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ, निंग ने गंभीरता से कहा। कृपया बोलिए, बाइवेई ने कहा। मुझे 3 लोगों की खुफिया रिपोर्ट चाहिए, निंग ने कहा। स्नोड्रैगन पर्वत के डोंग सेवन, शुई यी और यूडोंग। लेकिन मैं नहीं चाहता कि स्वर्गीय खजाने के पर्वत को पता चले कि मैं ही उनकी जांच कर रहा था। बाइवेई ने हल्के से सिर हिलाया। समझ गया, मैं तुरंत लोगों को स्वर्गीय खजाने के पहाड़ पर भेजकर कुछ जांच पड़ताल करवाऊंगा। परेशानी के लिए माफ करना, निंग ने कहा। उन तीनों को मारना मुश्किल नहीं होगा। स्नोड्रैगन पर्वत ने इसे और मुश्किल बना दिया था। शुई यी और यूडोंग की पृष्ठभूमि उतनी प्रभावशाली नहीं थी, लेकिन डोंग सेवन स्नोड्रैगन पर्वत के एक आदिम ताओवादी का पोता था। एक बार निंग ने उसके खिलाफ कार्रवाई की तो चाहे वह कितनी भी गुप्त रूप से कार्रवाई करे, स्नोड्रैगन पर्वत फिर भी जांच करेगा। और अगर उन्हें पता चला कि किसी ने इन तीनों की कभी जांच की है तो उन्हें जरूर शक होगा। इसलिए उसे यथासंभव कम सुराग छोड़ने थे। मैं तुरंत किसी को भेजूंगा। 2 घंटे से भी कम समय में वे नतीजे दे पाएंगे। बाइवेई ने खड़े होते हुए कहा। तुम दोनों यहाँ आराम कर सकते हो, मैं इंतजाम कर दूंगा। ठीक 2 घंटे बाद एक नौकर आया, 3 मोटी मोटी किताबें लेकर नॉर्थमोट बाइवेई को दे दी। बाइवेई ने कहा, अब तुम जा सकते हो, और नौकर चुपचाप चला गया। बाइवेई ने तीनों रिपोर्ट सीधे निंग को सौंप दी। ये स्वर्गीय निधि पर्वत के पास इन तीनों व्यक्तियों के बारे में सबसे विस्तृत रिपोर्ट है। रिपोर्ट कई स्तरों में विभाजित होती हैं, लेकिन ये उच्चतम स्तर की रिपोर्ट हैं और सबसे विस्तृत हैं, जिनमें उनके सभी सबसे गुप्त विवरण हैं। हालांकि स्वर्गीय निधि पर्वत केवल एक खुफिया नेटवर्क है, स्वर्ग नहीं। वे सब कुछ नहीं जान सकते। उदाहरण के लिए, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस बार ये रिपोर्ट आप, भाईजी निंग, चाहते थे। निंग ने सिर हिलाया। मानव संसाधन सीमित थे। स्वर्गीय खजानों का पर्वत चाहे कितना भी दुर्जेय क्यों न हो, वे सब कुछ नहीं जान सकते थे। डोंग सेवन। निंग किताब पलटने लगा। पास ही बैठा बाइवेई बस अपनी शराब पी रहा था, धीरे धीरे उसका स्वाद ले रहा था, जबकि नॉर्टसन भी ऐसा ही कर रहा था। उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा या निंग को परेशान करने वाला कुछ नहीं किया। निंग ने काफी तेजी से पढ़ा। ये रिपोर्ट काफी विस्तृत थी। इसमें डोंग सेवन द्वारा बचपन से ही की गई कई घटनाओं का विवरण था। इसमें स्नोड्रैगन पर्वत पर उसके द्वारा पैदा की गई कुछ समस्याओं का विवरण था, और यहाँ तक कि उन कुछ महिलाओं का भी जिक्र था जिनका उसने बलात्कार किया था।
इसमें कई घटनाओं का विवरण था, लेकिन निंग के माता पिता और उसके चाचा पर उसके हमले का कोई विवरण नहीं था। स्वर्गीय निधि पर्वत सर्वज्ञ नहीं है। अमर साधक संसार में विचरण करते हुए कभी कभी मुसीबत में पड़ जाते हैं। अगर वे किसी को नहीं बताते तो उसके बारे में पता लगाना वाकई बहुत मुश्किल होता है। निंग ने अपना सिर हिलाया। ये डोंग सेवन सचमुच एक विपत्ति है। जैसे जैसे निंग पढ़ता गया उसे समझ आने लगा कि डोंग सेवन एक ऐसा बच्चा है जिसे बिगाड़ दिया गया है। अब भी वह एक साधारण जिफू शिष्य ही था। डोंग सेवन प्रमुख डोंग कुल से आया था। चूंकि डोंग कुल में एक आदिम ताओवादी कोल्सन था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे एक अत्यंत शक्तिशाली कुल थे। डोंग कुल में कई प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और पहले वाला डोंग वन डोंग सेवन की पीढ़ी का सबसे ज्येष्ठ और सबसे प्रतिभाशाली सदस्य था। लेकिन डोंग वन को गाउल पर्वत के जंगली दलदलों में ड्रैगनवेल राजा ने पहले ही मार डाला था। ताओवादी कोल्सन का पहले एक ही बेटा था, लेकिन बाहरी दुनिया में घूमते हुए उसके बेटे की मौत हो गई थी। उसके बेटे ने भी अपने पीछे सिर्फ एक ही बच्चा छोड़ा था, डोंग सेवन। इस तरह ताओवादी कोल्सन अपने इस इकलौते पोते पर बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करता था। हालांकि डोंग वन और उसकी पीढ़ी के अन्य लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाता था, लेकिन स्वाभाविक रूप से उनकी तुलना डोंग सेवन से नहीं की जा सकती थी। इसलिए डोंग कबीले में कई लोग थे जो डोंग सेवन की चापलूसी करते थे, जिससे वह और भी घमंडी और उद्दंड होता गया। उसका सबसे बड़ा शौक खूबसूरत महिलाओं का बलात्कार करना था, लेकिन केवल उन्हीं महिलाओं का जिनका आभामंडल विशेष रूप से परिष्कृत हो। इस प्रकार उसने अनगिनत विपत्तियां उत्पन्न की। हालांकि अपनी शक्तिशाली पृष्ठभूमि और प्रबल समर्थकों के कारण उसका कभी कुछ नहीं हुआ। यह क्या है? निंग ने भौहें चढ़ाईं। वह असल में स्नोड्रैगन पर्वत पर ताओवादी कोल्सन के साथ रहता है। डोंग सेवन को सचमुच बहुत लाड़ प्यार दिया गया था। दूसरों को तो आदिम ताओवादी को व्यक्तिगत रूप से देखना भी मुश्किल लगता था, लेकिन वह असल में अपने दादा के साथ रहता था। अगर वह स्नोड्रैगन पर्वत पर रहता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। निंग ने सिर हिलाया। हालांकि उसे पूरा भरोसा था, लेकिन वह इतना पागल नहीं था कि अनगिनत सालों से मौजूद एक प्राचीन स्कूल की ओर सीधे धावा बोल दे। यहाँ तक कि लूज इमॉर्टल्स भी शायद हिचकिचाएंगे। आखिरकार वही तो पूरे स्कूल की नींव थी, और वहाँ मौजूद विभिन्न संरचनाएं और आत्महत्या या आत्मविनाश के तरीके उन्हें भी खतरे में डालने के लिए काफी होंगे। अगला, निंग ने यूडोंग की जानकारी की ओर रुख किया। यूडोंग एक जबरदस्त महत्वाकांक्षा वाला साधक था और अविश्वसनीय रूप से गणनाशील भी। पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए उसने डोंग सेवन का गुर्गा बनने की इच्छा जताई। डोंग सेवन के लिए जो कुछ भी वह चाहता था, उसे हासिल करने के बाद वह चुपचाप वहां से चला गया। वह अब एक प्रारंभिक वांशियांक सिद्ध है और अपने गुरु, जो एक शिखर वांशियांक सिद्ध है, के साथ माउंट मून क्रीसेंट में रहता है। यूडोंग ने व्यक्तिगत रूप से वास्तव में बहुत ज्यादा बुरे काम नहीं किए थे। स्वर्गीय खजाने पर्वत के अभिलेखों में कम से कम केवल 2 ही मामले शामिल थे। स्वाभाविक रूप से उसने निंग के माता पिता के साथ जो किया था वह शामिल नहीं किया गया था। उसके गुरु निपुण मून क्रेसेंट ने वास्तव में कई बुरे काम किए थे। वह एक दुष्ट नीच व्यक्ति था जो 2 शताब्दियों से भी पहले वांशियांक स्तर के शिखर पर पहुंच गया था और बेहद शक्तिशाली था। हालांकि उसका एक मालिक है, फिर भी वे माउंट मून क्रेसेंट पर हैं। निंग निश्चिंत हो गया। यह एक जंगली वीरान इलाके में है, उससे निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। चलो आखिरी वाले पर नजर डालते हैं। निंग ने शुई यी की सामग्री की ओर रुख किया। शुई यी, वह मूल रूप से डोंग कबीले का सेवक था, लेकिन एक बेहद उत्कृष्ट व्यक्ति था जिसे डोंग कबीले का स्नेह प्राप्त था। अब तक वह एक शीर्ष वांशियांक सिद्ध भी बन चुका था, लेकिन अपनी सीमित क्षमता के कारण उसने स्नोड्रैगन पर्वत छोड़ दिया था और हमेशा डोंग कबीले के क्षेत्र में ही रहता था। डोंग कबीले का इलाका, निंग को सिरदर्द होने लगा। ये थोड़ा ज्यादा परेशानी वाला है। हालांकि मैं उसे मार तो सकती हूँ। डोंग कबीला ताओवादी कोल्सन का कबीला था। हालांकि ताओवादी कोल्सन स्नोड्रैगन पर्वत की रक्षा करता था, इसलिए डोंग कबीले की रक्षा करने वाला कोई आदिम ताओवादी नहीं था। उसके पास वांशियांक के सिद्धों का एक समूह जरूर था, लेकिन स्पष्ट रूप से डोंग कबीले की सुरक्षा स्नोड्रैगन पर्वत जितनी कड़ी नहीं थी। निंग को पूरा विश्वास था कि वह उनसे निपट सकता है। आखिरकार उसे केवल शुई यी को मारना था, पूरे डोंग कबीले का नाश नहीं करना था। पहले यूडोंग को मारो, फिर शुई यी को। पहले इन्हीं दोनों ने मेरे चाचा और मेरे माता पिता के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। असली हत्यारे तो यही हैं, निंग ने मन ही मन सोचा। पास खड़ा बाइवेई निंग के अंदर से निकल रहे कठोर जानलेवा इरादे और उसकी आंखों से चमकती ठंडी क्रूर रोशनी को भांप गया। बाइवेई मन ही मन सोच रहा था, मेरा भाई जी निंग वैसे तो बहुत ही मिलनसार इंसान है, लेकिन असल में उसका एक शैतानी पहलू भी है। यह जरूर कोई गहरी दुश्मनी होगी, और वो भी एक असाधारण दुश्मनी। भाई बाइवेई, निंग खड़ा हो गया और बाइवेई भी जल्दी से उठ खड़ा हुआ। भाई बाइवेई, आपको परेशान करने के लिए माफ करना। आपने मेरी कई बार मदद की है। मैं आपका शुक्रिया अदा करने में शब्द बर्बाद नहीं करूंगा। मैं, जी निंग, आपके द्वारा किए गए हर काम को याद रखूंगा। निंग ने उसके हाथ पकड़ लिए। मैं अब और नहीं रुकूंगा, मैं अब चलता हूँ। भाई जी निंग, अगर आपको और कुछ चाहिए तो कृपया मुझे बताइए, बाइवेई ने कहा। सब कुछ वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। निंग ने फिर से अपने हाथ जोड़े, फिर अपने कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई को साथ लेकर चला गया। 2 घंटे बाद, सूरज ढलने के बाद, निंग का समूह ड्रैगन सिर वाले युद्धपोत पर सवार होकर स्टिल वाटर सिटी से रवाना होकर आसमान में उड़ गया। इस जादुई खजाने के साथ मैं ये पक्का कर दूंगा कि तुम्हें पुनर्जन्म का मौका भी न मिले।
निंग ने धूपबत्ती जैसे दिखने वाले जादुई खजाने को थाम लिया और फिर अपना सिर ऊपर उठाया। छोटे प्रशिक्षु भाई, चलो दक्षिण की ओर चलते हैं, माउंट मून क्रेसेंट की ओर। पुस्तक 9, अध्याय 7, असली यूडोंग। माउंट मून क्रेसेंट। आसपास के लाखों एकड़ के इलाके में हर कोई इस जगह को पवित्र मानता था, क्योंकि यहाँ एक बहुत शक्तिशाली वानशियांग सिद्ध मून क्रेसेंट रहता था, और इसी वजह से आसपास की जनजातियों और राक्षसों की कोई भी परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं होती थी। एक खूबसूरत भव्य हॉल में एक बूढ़ा आदमी जैड के बिस्तर पर बैठा था। एक ठंडी भयावह आभा बिखेर रहा था। उसके हाथों के ऊपर हथेली के आकार का एक काला कटार तैर रहा था। मास्टर, बाहर से एक सम्मान भरी आवाज गूंजी। पिताजी, एक और आवाज भी गूंजी। उस दुष्ट बूढ़े ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। अंदर आइए। एक छोटा भद्दा सा दिखने वाला आदमी एक लंबी नीले वस्त्र पहने खूबसूरत औरत के साथ अंदर आया। वह भद्दा आदमी बिल्कुल शांत और संयमित लग रहा था। ये यूडोंग। दुष्ट बूढ़े ने उस बदसूरत आदमी को देखा और मन ही मन सिर हिलाया। जब उसने पहली बार मुझसे शिष्यता ग्रहण की थी तो मैंने उसे कोई सम्मान नहीं दिया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह मेरे कई शिष्यों में से पहला था जो वानशियांग स्तर तक पहुंचा। इसके अलावा उसने कुछ ही दशकों में अपनी सफलता प्राप्त कर ली, जो कि बहुत तेज है। उसे सचमुच कम करके नहीं आंका जा सकता। उसके दिखावे के बारे में अमर साधक दिखावे की ज्यादा परवाह नहीं करते थे। अगर आप कमजोर और बदसूरत दोनों हों तो दूसरे आपको नीची नजर से देख सकते हैं, लेकिन अगर आप शक्तिशाली हों, चाहे आप कितने भी बदसूरत क्यों न हों, दूसरे आपका सम्मान करेंगे। और देखने से तो ऐसा लगता है कि वेई र को भी यूडोंग से काफी लगाव हो गया है। दुष्ट बूढ़े ने मन ही मन सिर हिलाया। लगता है अंत में मेरा वंश यूडोंग के हाथों में चला जाएगा। वेई, बेटी, इधर आओ, दुष्ट बूढ़े ने कहा। नीले वस्त्र पहने महिला भी पास आई और जैड बेड पर बैठ गई। उसने बूढ़े की बाह को बहुत कसकर पकड़ लिया। पिताजी, इस बार वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई यूडोंग ने आपके लिए एक उपहार खरीदा है, आपको ये जरूर पसंद आएगा, यू वेई ने कहा। ओह, दुष्ट बूढ़ा आदमी हंसा और उसकी तरफ देखने लगा। यूडोंग ने तुरंत सम्मानपूर्वक कहा, गुरुजी, आपके शिष्य ने अभी अभी 3 अमर शराब की एक बोतल खरीदी है और इसलिए आपको भेंट करने आया है। 3 अमर मदिरा। उस दुष्ट वृद्ध की आंखें तुरंत चमक उठीं और वह हवा को सूंघने से खुद को रोक नहीं पाया। वह 2 शताब्दियों से भी ज्यादा समय से वानशियांग की चोटी पर फंसा हुआ था और अपने जीवन काल के अंत के करीब था। उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। जो साधक अपने जीवन के अंत के करीब थे, वे आनंद लेने में सक्षम होने की गहरी परवाह करते थे। 3 इमॉर्टल्स वाइन वाकई एक बेहतरीन वाइन थी जिसे ढूंढना बेहद मुश्किल था। आमतौर पर ये सिर्फ स्टिलवाटर सिटी जैसी जगहों पर ही मिलती थी, जबकि माउंट मून क्रेसेंट जैसी पिछड़ी जगहों पर इसे पाना मुश्किल था। तुम बहुत विचारशील हो, दुष्ट बूढ़े ने सहमति में सिर हिलाया। वह इस यूडोंग से और भी ज्यादा संतुष्ट होता जा रहा था। वानशियांग स्तर तक पहुंचने के बावजूद यूडोंग उसके संरक्षण में रहा था और पहले की तरह ही सम्मानपूर्वक रहा था। इसके अलावा वह अपने पिता के प्रति भी उतनी ही श्रद्धा से सेवा करता था। गुरुजी, आपने मुझे ज्ञान देकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। थोड़ी सी शराब क्या होती है? यूडोंग ने एक जेड ट्रे निकाली जिसके ऊपर अमर शराब की एक बोतल रखी थी। वह अतुलनीय रूप से सुंदर और बारीक नक्काशी वाली जेड शराब की बोतल ही नश्वर संसार में एक अमूल्य निधि मानी जाएगी। कनिष्ठ प्रशिक्षु बहन, यदि आप इतनी कृपा करें। कुछ समय बाद यूडोंग और उसकी कनिष्ठ प्रशिक्षु बहन यू वेई दोनों हॉल से बाहर चले गए। दुष्ट बूढ़े आदमी ने अपने सबसे योग्य शिष्य और अपनी प्यारी बेटी को दूर जाते देखा। वह खुद को सिर हिलाए बिना नहीं रह सका, खासकर ये देखकर कि यूडोंग उसकी बेटी के साथ कितना सम्मान से पेश आ रहा था। माउंट मून क्रेसेंट पर एक और हॉल के अंदर ये यूडोंग की जागीर थी। यह इलाका प्राकृतिक रूप से संरचनाओं से घिरा हुआ था जो बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकता था। तुम जा सकते हो, यूडोंग ने अपनी जागीर में प्रवेश करते ही नौकरों को निर्देश दिया। हाँ, नौकर नौकरानियां सभी सम्मानपूर्वक चले गए और जागीर के भीतर दूसरे हॉलों में चले गए। पीछे केवल वह और उसकी छोटी प्रशिक्षु बहन यू वेई रह गए। हॉल में बैठने के बाद यूडोंग ने यू वेई की ओर देखा, फिर शांति से कहा, घुटने टेको। यू वेई तुरंत मोहक अंदाज में हंस पड़ी। उसके वस्त्र तुरंत उसके शरीर से गायब हो गए और उसका मनमोहक सुंदर शरीर प्रकट हो गया। वह हल्के से घुटनों के बल बैठी, फिर एक छोटे कुत्ते की तरह धीरे धीरे आगे की ओर रेंगने लगी और फिर यूडोंग के पैरों के पास आकर वह उन्हें चाटने लगी। पहले तो तुम मुझे इतनी उपेक्षा से देखते थे, लेकिन अब तुम मेरी टांगों के बीच घुटनों के बल बैठे हो। यूडोंग ने यू वेई की तरफ ऐसे देखा जैसे वह किसी कुत्ते की तरफ देखता हो। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मुझे तंग करना बंद करो, यू वेई ने मनमोहक हड़बड़ाहट के साथ कहा। यूडोंग ने अपना हाथ बढ़ाया, उसका सिर पकड़ा और जोर से नीचे धकेल दिया। यू वेई को तुरंत खांसी और घुटन होने लगी। हा हा हा, यूडोंग जोर से हंसा। सह लो। यू वेई के पास ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगली सुबह हम पूरी तरह से आनंद लेने के बाद यूडोंग वहीं बैठा विचारमग्न हो गया। यू वेई उसकी गोद में बैठ गई। छोटी प्रशिक्षु बहन, वह कमीना, वह मुझे चंद्र अर्धचंद्राकार कृपाण संरचना कब सिखाएगा? वानशियांग सिद्ध बनने के बाद से मैंने बहुत लंबे समय तक उसकी सेवा की है और फिर भी उसने मुझे यह नहीं सिखाया। यू वेई ने धीरे से कहा, चिंता मत करो वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मैंने यह बात पिताजी से पहले भी कही थी, लेकिन उस समय पिताजी हिचकिचा रहे थे। लगता है पिताजी आपको और भी ज्यादा पसंद करने लगे हैं।
मैं बाद में फिर से बताऊंगा, मुझे जरूर सफलता मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि वह बूढ़ा कमीना मरेगा नहीं और उस कृपाण दल को अपने साथ पाताल लोक ले जाएगा। यू डोंग की आंखों में एक ठंडी रोशनी थी। चिंता मत करो, यू वेई ने जल्दी से कहा और यू डोंग ने हल्के से सिर हिलाया। वह चुपचाप सोचता रहा, जबकि पास में खड़े यू वेई ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। 3 साल, ज्यादा से ज्यादा, मैं उस कमीने के लिए 3 साल और इंतजार करूंगा। मैं अपना समय ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता, यू डोंग ने यू वेई को देखते हुए चिंता से कहा। आधे महीने बाद मैं उस कमीने से पूछूंगा कि वह मुझे अपनी कृपाण रचना सिखाए। उसके बाद तुम भी उससे बात करने में मेरी मदद करना, ठीक है? यू वेई ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। यू डोंग अचानक अजीब तरह से हंसने लगा। छोटी प्रशिक्षु बहन, अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें अभी देख लें तो क्या वे गुस्से से मर जाएंगे? हा 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 हा। उसकी दुष्ट हंसी उसके सामान्य ईमानदार रवैये से बिल्कुल अलग थी। एस्टेट के सभी नौकरों को जाने का आदेश दे दिया गया था और सुरक्षा व्यवस्थाएं सक्रिय कर दी गई थीं। कमरे से कोई आवाज बाहर नहीं जा सकती थी और बाहरी दुनिया से अंदर झांकने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए यू डोंग को अपना भेष बदलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। बचपन में ही उसे ये समझ आ गया था कि यह एक ऐसी दुनिया है जहां कमजोर को ताकतवर निगल जाएगा। इसलिए उसने कदम दर कदम या तो कत्लेआम किया या चापलूसी की, जब तक कि वह इतना शक्तिशाली नहीं हो गया कि किसी से डर न सके। हालांकि वह हमेशा से अपने स्वभाव को छिपाने में माहिर था। जो लोग उसके असली स्वभाव को जानते थे वे या तो मर चुके थे या उसके पूर्ण नियंत्रण में थे। जी निंग की खुफिया रिपोर्ट भी यू डोंग के दिखावे को नहीं समझ पाई थी। आखिरकार स्वर्गीय खजाने का पहाड़ उसके जैसे मामूली व्यक्ति पर ज्यादा संसाधन खर्च नहीं करेगा। बूढ़े के पास जो मून क्रीसेंट सेबर फॉर्मेशन है वह एक मृत लूज इमोर्टल ने छोड़ा था। स्नोड्रैगन माउंटेन में भी इतनी शक्तिशाली फॉर्मेशन नहीं है। पहले यू डोंग के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसीलिए उसने अडेप्ट मून क्रीसेंट का प्रशिक्षु बनकर काम किया था। हालांकि अपने पास मौजूद कुछ औजारों और अपनी कई सालों की सेवा के बल पर उसने अडेप्ट मून क्रीसेंट के कुछ राज खोज निकाले थे। इस तरह वह और भी ज्यादा लगन से काम करने लगा। अगर मैं अब भी इसे हासिल नहीं कर पाया तो मैं उसे मार डालूंगा। यू डोंग की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। वह मूल रूप से एक साधारण इंसान था और अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए उसने अपने पंजे पसारे थे। स्वाभाविक रूप से वह एक अविश्वसनीय रूप से गणनाशील व्यक्ति था और उसने कई लोगों की जान ली थी। अतीत में उसने अपने कुल के 2 युवा गुरुओं, अपने कुल के 3 बुजुर्गों और यहाँ तक कि स्नोड्रैगन पर्वत के 2 प्रतिभाशाली शिष्यों की भी जान ले ली थी। हालांकि आज तक किसी को पता नहीं चला कि यह वही था। डोंग कबीले का वह युवा स्वामी डोंग सेवन उसके लिए शतरंज के मोहरे से अधिक कुछ नहीं था। माउंट मून क्रेसेंट के ऊपर एक ड्रैगन सिर वाला युद्धपोत हवा में था। निंग नीचे की ओर देख रहा था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, क्या तुम हमला नहीं करने वाले? नॉर्टसन उलझन में था। वह समझ गया था कि निंग के मन में एक जबरदस्त हत्या का इरादा था, लेकिन माउंट मून क्रेसेंट पहुंचते ही वे सचमुच रुक गए थे। अभी नहीं। निंग ने नीचे देखा। उसकी दिव्य अनुभूति पहले ही फैल चुकी थी। पूरे मून क्रेसेंट पर्वत पर वह उसके भीतर चल रही हर चीज को देख सकता था। सीधा मून क्रेसेंट के सामने यू डोंग ने एक तरह से व्यवहार किया था, लेकिन अपने हॉल में लौटने पर उसने बिल्कुल अलग तरीके से व्यवहार किया। ये यू डोंग तो वाकई एक असाधारण इंसान लगता है, निंग ने मन ही मन सोचा। उसकी दिव्य बुद्धि निपुण मून क्रेसेंट के सामने यू डोंग के दिखावे में एक भी कमी नहीं ढूंढ पाई थी। अगर यह व्यक्ति निंग का दोस्त बन जाता तो शायद निंग भी उस पर भरोसा करके धोखा खा जाता। वह वाकई एक बहुत ही स्थिर और दृढ़ निश्चयी इंसान था। वह एक साधारण इंसान के रूप में शुरुआत करके इस मौजूदा मुकाम तक पहुंचने में कामयाब रहा। निंग ने खुफिया रिपोर्टों में दर्ज यू डोंग के इतिहास के बारे में सोचा, फिर मन ही मन सोचा, मुझे लगता है कि यह उतना आसान नहीं था जितना रिपोर्टों में बताया गया था। रिपोर्टों से ऐसा लग रहा था जैसे यू डोंग के लिए सब कुछ सहज रहा हो और उसने कई लोगों की चापलूसी की हो और आखिरकार अपनी इस ऊंचाई तक पहुंचा हो। मुझे लगता था कि वह बस प्रतिभाशाली और भाग्यशाली है, लेकिन अब लगता है कि वह काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। लेकिन भले ही तुम एक महत्वाकांक्षी, निर्दयी, दुर्जय व्यक्ति हो, आज तुम्हें अवश्य मरना है। निंग की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। अमर साधकों की दुनिया में व्यक्तिगत शक्ति साजिशों के खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उदाहरण के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय से निंग यू डोंग की हर हरकत को साफ साफ देख पाता था और इसलिए यू डोंग का छिपा हुआ असली चेहरा निंग को तुरंत पता चल गया। चलो चलें, निंग ने दूर वाली जागीर की ओर इशारा करते हुए कहा। चलो यू डोंग की जागीर पर चलते हैं। ठीक है, नॉर्टसन ने तुरंत कहा। अब मानव रूप में आया व्हाइट वाटर हाउंड भी दूर स्थित एस्टेट की ओर घूर रहा था। उसकी आंखें भी हत्या के इरादे से भरी थीं। आखिरकार उसने उस साल की घटनाओं को खुद देखा था। झपटा, ड्रैगन के सिर वाला युद्धपोत जमीन की ओर तेजी से नीचे की ओर बढ़ा। अंकल वाइट, स्पेसलॉक फॉर्मेशन तैयार करो, निंग ने मन ही मन कहा। ठीक है, व्हाइट वाटर हाउंड ने सिर हिलाया, फिर चुपचाप जहाज से बाहर निकल गया और माउंट मून क्रेसेंट के आसपास के क्षेत्र में चुपके से स्पेसलॉक फॉर्मेशन के झंडे लगाने लगा। यह विशाल स्पेसलॉक फॉर्मेशन 100 किलोमीटर की जगह घेरने में सक्षम था। पूरा माउंट मून क्रेसेंट इससे ढका हुआ था, लेकिन जाहिर है उन्होंने अभी तक फॉर्मेशन को सक्रिय नहीं किया था। एक बार ऐसा करने पर निपुण मून क्रेसेंट और यू डोंग तुरंत ध्यान दे देते। ड्रैगन के सिर वाला युद्धपोत एस्टेट के ऊपर हवा में उड़ रहा था।
यू डोंग और उसकी खूबसूरत मनमोहक कनिष्ठ प्रशिक्षु बहन अपनी एस्टेट में खुलेआम अश्लील और कामुक हरकतें कर रहे थे। यू डोंग पागलपन से पेश आने के बावजूद उसकी आंखों में एक शांत भाव था, बस वह कभी कभी एक भद्दी हंसी निकाल देता था। यू डोंग। अचानक ऊपर से एक आवाज गूंजी। यू डोंग चौंककर तुरंत रुक गया, जबकि उसकी छोटी प्रशिक्षु बहन भी रुक गई और हैरान होकर बोली, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, ये कौन है? जल्दी करो और उठो। यू डोंग का शरीर तुरंत उसके वस्त्रों से ढक गया और यही उसकी कनिष्ठ प्रशिक्षु बहन यू वेई के साथ भी हुआ। यू डोंग ने गर्मजोशी से ऊंची आवाज में पुकारा, कौन सा साथी ताओवादी आया है? उसी समय उसने सुरक्षात्मक संरचना छोड़ दी। उसने तुरंत दूर आकाश में ड्रैगन के सिर वाला युद्धपोत देखा। उसे देखकर यू डोंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। आखिरकार वह एक अनुभवी व्यक्ति था और वह जानता था कि किसी भी साधारण अमर साधक के पास इतना बढ़िया निर्मित युद्धपोत नहीं होगा। छोटी प्रशिक्षु बहन, जल्दी करो और गुरु को आने के लिए कहो, यू डोंग ने मन ही मन कहा। समझ गई। यू वेई के हाथ में एक पत्ता आया और उसने उसे हल्के से घुमाया। ठीक इसी क्षण ड्रैगन के सिर वाले युद्धपोत से फर पहने एक सुंदर नाजुक सा युवक नीचे उतरा। उसकी एक कलाई पर नीला सांप लिपटा था, जबकि उसके पीछे एक सफेद बालों वाला सफेद वस्त्र पहने एक पुरुष और एक सफेद वस्त्र पहने युवक थे। फर वाले युवक ने, जो समूह का नेता था, शांत स्वर में कहा, एक पुराना दोस्त, बिल्कुल। पुस्तक 9, अध्याय 8, रहस्यमय निपुण मून क्रेसेंट। माउंट मून क्रेसेंट पर सबसे ऊंचा हॉल। मेरी बेटी वेई। दुष्ट बूढ़े का चेहरा बदल गया। उसकी बेटी ने उसका दिया हुआ ताबीज तोड़ दिया था और उसे साफ साफ अंदाजा हो गया था कि ताबीज पास ही यू डोंग की जमीन पर टूटा है। क्या हो रहा है? यू डोंग की सुरक्षा में वेई को ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई होगी कि उसने अचानक ताबीज तोड़ दिया? यह माउंट मून क्रेसेंट है। निपुण मून क्रेसेंट को यकीन नहीं हो रहा था कि अपने ही इलाके में उसकी बेटी को किसी खतरे का सामना करना पड़ेगा। स्वूश। निपुण मून क्रेसेंट तुरंत ही काली रोशनी की एक लकीर में परिवर्तित हो गया। अपने हॉल से निकलकर आसमान की ओर बढ़ता हुआ यू डोंग की संपत्ति की ओर उड़ चला, ये देखते हुए कि वांशियांक के सिद्ध पुरुष कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। जैसे ही जीनिंग अपने ड्रैगन सिर वाले युद्धपोत से बाहर निकले, सिद्ध मून क्रेसेंट उनके सामने प्रकट हुए। ये तो सिद्ध मून क्रेसेंट आकाश में दूर से उड़ते ड्रैगन सिर वाले युद्धपोत को देखकर और जीनिंग और म्यू नॉर्टसन को देखकर मन ही मन घबरा गया। अपने अनुभव और विवेक के बल पर वह उस दूर से ही तुरंत समझ गया कि ये कोई साधारण साधक नहीं थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी बेटी ने उस ताबीज को तुरंत तोड़ दिया था। मुझे आश्चर्य है कि कौन से दाववादी मित्र मेरे माउंट मून क्रेसेंट से मिलने आए हैं। सिद्ध मून क्रेसेंट ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, बल्कि मेरे शिष्य के यहाँ क्यों आए? उसकी आवाज हवा में गूंज उठी और जैसे ही ऐसा हुआ, निपुण मून क्रेसेंट आंगन में उतरा। यू डोंग और यू वेई के सामने खड़ा हो गया, जो सम्मानपूर्वक पीछे हट गए। वे कौन हैं? निपुण मून क्रेसेंट ने उनसे पूछा। पिताजी, मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला। यू वेई ने जल्दी से संदेश भेजा। मास्टर, मैं भी उनसे कभी नहीं मिला, यू डोंग ने कहा। अगर तुम उन्हें नहीं जानते तो वे अचानक मेरे घर क्यों आ गए? मुझसे मिलने नहीं आए, बल्कि तुम्हारे पास क्यों आए? निपुण मून क्रेसेंट मन ही मन उन पर चिल्लाया और यू डोंग ने जवाब में एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। हालांकि सिद्ध चंद्रचंद्र के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। उसने निंग और हवा में तैरते हुए बाकी लोगों की ओर देखा। साथ ही दाववादियों, ऐसा लगता है कि मेरा शिष्य तुम्हें जानता ही नहीं। फिर तुम ये क्यों कहते हो कि तुम पुराने दोस्त हो? सिद्ध चंद्र कृषक। निंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और आकाश से नीचे एस्टेट में उतर गया। नॉर्थसन और व्हाइट वाटर हाउंड उसके पीछे पीछे चल पड़े। निंग ने कहा, मुझे आपके शिष्य यू डोंग से कुछ बात करनी है। मैं आपसे, सिद्ध चंद्र कृषक से और आपकी बेटी से कुछ समय के लिए यहाँ से हट जाने का अनुरोध करता हूँ। यू डोंग का चेहरा बदल गया और एडेप्ट मून क्रेसेंट भी हैरान हुए बिना नहीं रह सका। पहले तो उसने अपनी बेटी से सिर्फ मन ही मन बात की थी, लेकिन फर से लदा ये युवक सचमुच जानता था कि वे बाप बेटी हैं। जाहिर है वह पूरी तैयारी के साथ आया था। पीछे हटो। यू वेई घबरा गई। उसकी वफादारी तो बहुत पहले ही यू डोंग के प्रति हो चुकी थी और वह मन ही मन ये संदेश भेजे बिना नहीं रह सकी। पिताजी, हमें नहीं पता कि ये लोग कौन हैं। आप अपने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई को अकेले इनका सामना करने नहीं दे सकते। बेटियां हमेशा बाहरी लोगों को पसंद करती हैं। निपुण मून क्रेसेंट ने अपनी बेटी को देखते ही भौहें चढ़ा लीं। उसी समय यू डोंग ने घबराकर संदेश भेजा, गुरुजी, मुझे लगता है कि ये लोग जरूर कोई साजिश रचकर आए हैं। इसे अपने गुरु पर छोड़ दो। सिद्ध चंद्रचंद्र ने झट से जवाब दिया, फिर जोर से हंसा। तुम मेरे शिष्य से अकेले में बात करना चाहते हो, पर मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। क्या ये कुछ ज्यादा ही अशिष्टता नहीं है? निंग की दिव्य अनुभूति ने पूरे पर्वत को ढंक लिया। इस प्रकार हालांकि निपुण मून क्रेसेंट काफी जल्दी आ गया था, निंग यू डोंग को और भी जल्दी मार सकता था। फिर भी अपने माता पिता के हत्यारे के प्रति उसकी घृणा ने निंग के हृदय को क्रोध से भर दिया था। अपने दुश्मन को इतनी जल्दी मार डालना, यह उसे इतनी आसानी से छोड़ देने जैसा होता। निंग यही चाहता था कि यह आदमी पछतावे, पीड़ा और निराशा में मर जाए, तभी वह अपने दिल की नफरत को बाहर निकाल पाएगा। सिद्ध चंद्रवर्धमान। निंग का चेहरा उतर गया। मैं आपका सम्मान करता था, इसीलिए मैंने आपको जाने के लिए कहा था। सच कहूँ तो मैं आपके शिष्य यू डोंग से अकेले में बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे शक है कि वह उस अपराधी से सांठगांठ कर रहा है जिसका मैं पीछा कर रहा हूँ। एक अपराधी के साथ मिलीभगत,
निपुण मून क्रेसेंट चौंका। सांठगांठ। यूएई और यू डोंग दोनों भी बहुत हैरान थे। निंग ने अपना हाथ हिलाया और उसके अंदर एक पदक प्रकट हुआ जिसके ऊपर एक रेन ड्रैगन की छवि थी। रेन ड्रैगन गार्ड। निपुण मून क्रेसेंट का चेहरा गंभीर हो गया। वह जानता था कि आज सचमुच मुसीबत आ गई है। रेन ड्रैगन गार्ड बनने में सक्षम कोई भी व्यक्ति सच्चा कुलीन होता है और उसे भी अपने सामने इस युवक को हराने में कोई आत्मविश्वास नहीं था। यूवेई भी घबरा गई। उसके लिए एक जिफू शिष्य कोई भी रेन ड्रैगन गार्ड एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली व्यक्ति था। यू डोंग की बात करें तो वह पूरी तरह घबरा गया था। मैंने कभी रेन ड्रैगन गार्ड को नाराज नहीं किया और मैं इन तीनों से कभी नहीं मिला। आखिर वो क्या रहा है? उसने जल्दी से अपने मन में उन लोगों की सूची बना ली जिन्हें उसने मारा था, लेकिन जो भी हो उसे अपनी साजिशों में कोई खामी नजर नहीं आ रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये लोग किस लिए आए थे। मैं माउंट मून क्रेसेंट पर यू डोंग को ढूंढने और उससे बातें करने आया हूँ, निंग ने ठंडे स्वर में कहा। महारत्न मून क्रेसेंट, क्या तुम रेन ड्रैगन गार्ड्स के मामलों में दखलंदाजी करोगे? निपुण मून क्रेसेंट का चेहरा सिकुड़ गया। वह निश्चित रूप से इस तरह के कृत्य के परिणामों को झेलने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन इस समय यू डोंग बोल पड़ा। उसने सम्मानपूर्वक कहा, मुझे नहीं पता कि आप मुझसे क्या चाहते हैं महामहिम रेन ड्रैगन रक्षक। अगर आप किसी मामले से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप मेरे स्वामी से क्यों बच रहे हैं? अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो पूछ लीजिए। मैं यू डोंग पूरी ईमानदारी से बोलूंगा और कोई भी बात झूठ नहीं बोलूंगा। कई वर्षों की मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचने के बाद यू डोंग एक अतुलनीय रूप से बुद्धिमान व्यक्ति था। चूंकि यह रेन ड्रैगन गार्ड उसे उसके मालिक से अलग करने पर अड़ा था, इसलिए वह अपने मालिक को जाने नहीं देगा। एक बार उसका मालिक चला गया तो वह शायद बिना किसी सुरक्षा के पूरी तरह से इस आदमी की दया पर निर्भर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके कोई सवाल हैं तो यहीं पूछिए, अडेप्ट मून क्रेसेंट ने जल्दी से कहा। मैं रेन ड्रैगन गार्ड्स के किसी केस को अंजाम देने में बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। निंग का चेहरा उतर गया। ये सिद्ध चंद्रचंद्र 2 शताब्दियों से भी पहले वांशियांक स्तर के शिखर पर पहुंच चुका था और अपने जीवन के अंतिम चरण में था। इस कारण निंग ने उसे कम आंकने की जरा भी हिम्मत नहीं की। हालांकि उसकी प्रतिभा डोंग वन जैसे लोगों से कमतर थी। उसने बहुत लंबे समय तक प्रशिक्षण लिया था और उसके कई सहयोग भी रहे होंगे। उसके जैसे बुजुर्ग के पास जरूर कई तरकीबें होंगी। यू डोंग की मौजूदगी में उसे वहां से ले जाना बहुत मुश्किल होगा। नॉर्थसन ने अडेप्ट मून क्रेसेंट की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा, मून क्रेसेंट, हम रेन ड्रैगन गार्ड्स एक केस कर रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ मुसीबत खड़ी कर रहे हो। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम तुरंत चले जाओ, वरना हम दोनों भाइयों पर बेरहमी का इल्जाम मत लगाओ। दो साहब, निपुण मून क्रेसेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, ये स्टिलवाटर के नॉर्थमोट कबीले का ताबीज है। बोलते बोलते उसके हाथ में एक रक्त लाल पदक आ गया जिस पर नॉर्थ और मोंट लिखा था। आप स्नोड्रैगन माउंटेन को सम्मान देने से इनकार कर सकते हैं, लेकिन स्टिलवाटर के नॉर्थमोट कबीले को सम्मान देना जरूरी है ना? अगर आपके कोई सवाल हैं तो अभी पूछ लीजिए। अगर कोई सवाल नहीं है तो जल्दी से निकल जाइए। नॉर्थमोट कबीले का पदक। निंग चौंक गया। यह कोई साधारण इंसान नहीं बना सकता था। बाइवेई ने उसे जो पदक दिया था वह उसके पिता नॉर्थमोट ब्लैक टाइगर का पदक था, नॉर्थमोट कबीले का असली पदक नहीं। बाइवेई के अच्छे दोस्त होने के नाते उसने काफी कुछ सीखा था। नॉर्थमोट कबीले का रक्त पदक बनाने में सक्षम व्यक्ति निश्चित रूप से स्टिलवाटर के नॉर्थमोट कबीले से गहरा संबंध रखने वाला व्यक्ति था। इतने साल हो गए हैं और यह सिर्फ दूसरी बार है जब मैंने ये पदक निकाला है। निपुण मून क्रेसेंट ने निंग के समूह की ओर देखा। मेरे पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है और मैं सचमुच नॉर्थमोट कबीले को अपनी मदद के लिए परेशान नहीं करना चाहता। हालांकि उसके शब्द सामान्य थे, लेकिन उनके पीछे छिपी धमकी वास्तविक थी। इससे यू वेई और यू डोंग के चेहरों पर खुशी के भाव उभर आए। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, हमें क्या करना चाहिए? नॉर्थसन ने मन ही मन पूछा। ये बूढ़ा आदमी नॉर्थमोट कबीले का एक पदक छीनने में कामयाब रहा। मुझे लगता है कि उसकी पृष्ठभूमि काफी प्रभावशाली है। अभी के लिए पीछे हट जाएं तो बेहतर होगा, फिर बाद में कोई और मौका ढूंढेंगे। अडेप्ट मून क्रेसेंट। निंग की निगाहों में गुस्से का भाव था। तुमने सचमुच उसके पक्ष में खड़े होने का फैसला कर लिया है? निपुण मून क्रेसेंट मुस्कुराया, फिर सिर हिलाया। वह समझ गया कि यह रेन ड्रैगन गार्ड देखने में तो खतरनाक लग रहा था, लेकिन असल में घबराया हुआ था। उसे भरोसा था कि यह व्यक्ति जल्द ही चला जाएगा। आप अभी के लिए उसकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि आप उसे हमेशा के लिए बचा सकते हैं। निंग मुड़ा और बोला, जूनियर प्रशिक्षु भाई, चलो चलें। हम्फ। नॉर्थसन ने भी गुस्से में घुरघुराहट भरी और मुड़कर चला गया। लेकिन ठीक इसी पल निंग की आंखों में एक क्रूर भाव चमक उठा, जिसने अभी अभी अडेप्ट मून क्रेसेंट से मुंह मोड़ा था। ये लंबे समय से दबी हुई नफरत से उपजी बर्बरता थी। हालांकि चूंकि अडेप्ट मून क्रेसेंट और यू डोंग निंग का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, वे काफी आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहे थे और अडेप्ट मून क्रेसेंट के चेहरे पर भी एक मुस्कान थी। गड़गड़ाहट। निंग की शक्तिशाली दिव्य इच्छा शक्ति अचानक एक प्रचंड नदी की तरह बह निकली और सीधे अडेप्ट मून क्रेसेंट की ओर बढ़ गई। धमाका। यह उसकी आत्मा से बुरी तरह टकराई। सोलशेखर 8। सिद्ध मून क्रेसेंट अपने जीवन के अंत के करीब था और अब उसे केवल अपने आनंद की ही चिंता थी। परिणामस्वरूप उसका दाव हृदय वास्तव में काफी कमजोर हो गया था। फिर भी चूंकि सिद्ध मून क्रेसेंट को कभी भी 3 विपत्तियों और 9 क्लेशों का सामना नहीं करना था, इसलिए उसने अपने दाव हृदय के कमजोर होने की ज्यादा परवाह नहीं की थी।
हालांकि इस समय जब निंग की दिव्य इच्छा शक्ति नीचे की ओर कुचली गई तो सिद्ध मून क्रेसेंट की आत्मा में अचानक कंपन महसूस हुआ। अच्छा नहीं, ये तो ईश्वरीय इच्छा है। उसके पास कई वर्षों का अनुभव था और उसने नॉर्थमोट कबीले के लिए पहले भी कई बार अपनी जान जोखिम में डाली थी, इसलिए उसका दाव हृदय अभी भी दृढ़ था और वह तुरंत चौंक गया। उठो उठो, सिद्ध मून क्रेसेंट की आत्मा जोरदार संघर्ष कर रही थी और उसकी आंखों में स्पष्टता का एक संकेत दिखाई दिया। सेबर गठन। जैसे ही वह उस सर्वोच्च तकनीक को सक्रिय करने वाला था जिसका उपयोग उसने इस क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किया था, मून क्रेसेंट सेबर फॉर्मेशन, एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदर और धीमी तलवार की रोशनी चमक उठी। तलवार की रोशनी वाकई अद्भुत थी। जैसे ही आसपास के इलाके में 10 काली कृपानें प्रकट हुईं और मिलकर उन्हें रोकने वाली थीं, तलवार की रोशनी उनमें से एक काली कृपान को चीरती हुई सीधे अडेप्ट मून क्रेसेंट के शरीर पर जा गिरी। अडेप्ट मून क्रेसेंट के हाथों में मौजूद 2 कटारें रोकने के लिए आगे बढ़ीं, लेकिन वे दूर जा गिरीं। वार! उसका शरीर 2 टुकड़ों में फट गया था और खून चारों तरफ बिखरा हुआ था। निंग हाथ में डाकनॉर्थ तलवार लिए अडेप्ट मून क्रेसेंट के ठीक पीछे प्रकट हुआ। उस क्षण में उसने सोलर शिखर आर्ट, स्टार सीजिंग हैंड, विंडविंग एवेशन और 3 फुट स्वॉर्ड के मैनिफोल्ड कीस्थॉन का भी उपयोग किया था। उसी क्षण निंग अपने सबसे शक्तिशाली हमलों के साथ पूरी तरह से फूट पड़ा। यह एक बूढ़ा आदमी था जो बहुत लंबे समय से जीवित था और जिसका इतिहास अथाह था। निंग उसके साथ ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। अगर वह ऐसा करता तो कौन जाने क्या हो जाता। निंग का अवचेतन मन उसे चेतावनी दे रहा था कि इस बूढ़े आदमी से निपटना बेहद मुश्किल होगा। उसे तुरंत उस बूढ़े को मारना पड़ा क्योंकि वह आत्मसंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था। तुमने मार डाला। यू डोंग को होश आया। अडेप्ट मून क्रेसेंट के कटे हुए शरीर को देखते ही उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। डाकनॉर्थ तलवार हाथ में लिए निंग ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। उसकी आंखों में बर्फीली नजर देखकर यू डोंग का दिल कांप उठा। निंग ने गुर्राती ठंडी आवाज में कहा, इस लानत के पदक की तो बात ही छोड़ो। अगर नॉर्थमोंट कबीले के लोग भी मौजूद होते तो भी मैं उसे मार डालता। पुस्तक 9, अध्याय 9। क्यों? यू डोंग को निराशा हुई। उसके सामने खड़ा युवक वाकई बहुत भयानक था। उसने यू डोंग के गुरु सिद्ध चंद्रचंद्र को एक पल में ही मार डाला था और उस दिव्य इच्छा ने हमला कर दिया। यू डोंग ने भी इसे महसूस किया था और उसे एक पल के लिए चक्कर आ गया था। वह अच्छी तरह जानता था कि अमर साधकों के बीच युद्ध में जहां जीवन और मृत्यु का फैसला एक पल में हो जाता है, इस तरह का क्षणिक चक्कर क्या दर्शाता है। मिलॉर्ड रेनड्रैगन गार्ड। यू डोंग अतुलनीय रूप से उन्मत्त था। वह अपने सामने खड़े व्यक्ति की बढ़ती हत्या की मंशा को भांप सकता था। क्या तुम्हें यकीन है कि कोई गलती नहीं हुई है? मैं, यू डोंग, हमेशा से लोगों को ठेस पहुंचाने को तैयार नहीं रहा और वास्तव में मैंने कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाई। मिलॉर्ड रेनड्रैगन गार्ड, क्या ये संभव है कि तुम्हें धोखा दिया गया हो? मुझे मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम असली अपराधी को भागने दोगे तो यह एक बड़ी मुसीबत होगी। यू डोंग निंग को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। निंग बस हंस पड़ा। धोखा दिया? उसकी हंसी से यू डोंग सिहर उठा। क्या हो सकता है कि निंग के माता पिता ने उसे धोखा दिया हो? इसके अलावा निंग के अंकल वाइट, जिन्होंने उस साल की घटनाओं को खुद देखा था, उसके ठीक बगल में खड़े थे। कोई गलती कैसे हो सकती है? असली अपराधी तो मजे ले रहा है, जबकि महामहिम आपको धोखे से मेरे खिलाफ काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, यू डोंग ने घबराहट में कहा। निंग ने यू डोंग के चेहरे पर घबराहट और डर देखा। जब वह उसे रोकने की कोशिश कर रहा था तो उसके दिल में बस एक संतुष्टि की लहर दौड़ गई। उसका दुश्मन जितना ज्यादा घबराया हुआ, जितना ज्यादा तड़पता और हताश होता, निंग उतना ही ज्यादा संतुष्ट होता। पापा, माँ, अंकल, क्या आप ये देख सकते हैं? निंग मन ही मन बुदबुदाया। ये यू डोंग तो बस पहला है। ये सब निराशा में डूब जाएंगे, पछतावे में मर जाएंगे, निंग ने खुद से वादा किया। यू डोंग ने निंग की आंखों में ठंडी रोशनी बढ़ती देखी और वह खुद को और भी बेचैन होते देख रहा था। उसे क्या करना चाहिए? स्नोड्रैगन पर्वत में उसे अभी एक सच्चा नेता बनना बाकी था। दुनिया भर में अपना नाम रोशन करना बाकी था। वह इस तरह कैसे मर सकता था? यू डोंग का दिल इसे स्वीकार करने की तीव्र अनिच्छा से भरा हुआ था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा यह नहीं थी कि वह धीरे धीरे, चालाकी और तरकीबों से, चुपके से शिखर पर चढ़ जाए। वह पूरी ताकत से दुनिया को चौंकाना चाहता था और अनगिनत लोगों का आदर पाना चाहता था। दुनिया के मंच पर उसका असली रूप अभी तक नहीं आया था। विशाल दुनिया ने अभी तक उसका नाम भी नहीं सुना था। मुझे पूरी ताकत लगानी होगी। यू डोंग को ऐसा लगा जैसे वह अचानक अपने बचपन के दिनों में वापस आ गया हो, जब उसे लड़ना और मारना पड़ता था और बचने की संभावना बस नाम मात्र की थी। सफलता का मतलब था कि वह स्वर्ग तक पहुंच जाएगा, जबकि असफलता का मतलब था कि वह बिना किसी जगह के मर जाएगा। यही बात अभी भी सच थी। अगर वह बच जाता तो स्वर्ग तक पहुंच जाता, लेकिन अगर वह मर जाता तो सचमुच उसे दफनाने के लिए भी जगह नहीं मिलती। छोटी प्रशिक्षु बहन। यू डोंग ने यूवेई की ओर देखा, फिर तुरंत संदेश भेजा। किसी भी कीमत पर उसे रोकने में मेरी मदद करो। उसे अपनी छोटी प्रशिक्षु बहन पर, अपनी क्षमताओं पर भरोसा था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी छोटी प्रशिक्षु बहन उसके लिए अपनी जान देने से नहीं हिचकिचाएगी। यूवेई की आंखें लाल हो गईं और उनकी आंखों से असीम प्रेम झलकने लगा। करो भी, यू डोंग मन ही मन चीखा। झट! यूवेई ने खुद को निंग की ओर सीधा फेंका, जैसे कोई पतंगा खुद को आग में फेंकता है।
उसकी जिफू झील तुरंत फूट पड़ी। यू वेई की आंखों के कोनों में आंसू थे और उसने यू डोंग को लालसा भरी नजरों से घूरते हुए उसे संदेश भेजा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। धमाका। नीम के जलज्वाला कमल में भयंकर बर्फ और पृथ्वी ज्वाला दोनों समाहित थीं, इसलिए उसके जलज्वाला कमल की शक्ति पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। जिफू शिष्य का आत्मविस्फोट भी उसे जरा भी हिला नहीं सकता था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मैं सचमुच तुमसे प्यार करती हूँ। उसकी आवाज उसके मन में गूंज उठी और यू डोंग का भी दिल दहल उठा, लेकिन फिर उसने तुरंत इस भावना को दबा दिया। वह समझ गया कि उसकी कनिष्ठ प्रशिक्षु बहन का उसके प्रति यह प्रेम एक स्वाभाविक प्रेम से ज्यादा कुछ नहीं था जो किसी व्यक्ति की आत्मा पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेने के बाद प्रकट होता है। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उसका मन नियंत्रण में था, इसलिए वह उसके लिए मरने को तैयार थी। क्या ये प्यार था? ये तो गुलामी थी। धमाका। जैसे ही धमाका हुआ, यू डोंग तुरंत दूर भाग गया और भागते हुए उसके हाथ में एक कीड़ों का घोंसला आ गया। बच्चों, जाओ, इन्हें रोको। पास ही खड़ी नॉर्टसन और व्हाइट वाटर हाउंड बस देखते रहे, कोई दखल नहीं दिया। नीम की बात करें तो उसके आसपास मौजूद जलज्वाला कमल ने पहले उस महिला के आत्मविस्फोट को रोका और फिर उसकी ओर उमड़ पड़े अनगिनत विषैले कीड़ों का स्वागत किया। विशाल जलज्वाला कमल में भयंकर बर्फ और पृथ्वी ज्वाला दोनों ही मौजूद थे, जो दैवीय क्षमताओं से कमजोर नहीं थे। हालांकि जलज्वाला कमल में दोनों के समाहित होने के बाद वे दोनों शक्ति की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए। उस जहरीली मारक शक्ति के प्रभाव में अनगिनत जहरीले कीड़े धूल में मिल गए। उनमें से एक पल भी जिंदा नहीं बच सका। कुछ ही सेकंड बाद नीम पर हमला करने वाले अनगिनत आसमान को ढकने वाले जहरीले कीड़ों के झुंड धूल में मिल गए। हा, यू डोंग दूर तक दौड़ा था और एक विस्मयकारी संरचना सक्रिय कर दी थी। जैसे ही वह उसकी सीमाओं के भीतर रहा, उसके आसपास का क्षेत्र तुरंत बदल गया और भ्रम में बदल गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच निकलने में कामयाब हो पाओगे सिर्फ इसलिए कि तुम एक भयावह संरचना में छिपे हो? निंग ने संरचना की ओर एक कदम आगे बढ़ाया। निंग देखने में काफी ढीठ और घमंडी लग रहा था, लेकिन सच तो ये था कि वह बेहद सतर्क था। उसकी दिव्य शक्ति ने इस पूरे इलाके को 100 किलोमीटर की दूरी तक पहले ही घेर लिया था और सब कुछ उसके नियंत्रण में था। अगर कोई आदिम ताओवादी अचानक प्रकट होता तो निंग देर नहीं करता और तुरंत यू डोंग को मार डालता। लेकिन अब चूंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं आया था, निंग धीरे धीरे उसे पीड़ा पहुंचाता। निंग के दिल में लंबे समय से दबी नफरत ने उसे इतना परेशान कर दिया था कि वह उस आदमी को आसानी से मरने नहीं देना चाहता था। क्या? यू डोंग ने उस विस्मयकारी संरचना के बीच निंग को अंदर आते देखा। निंग उस संरचना से जरा भी हैरान या हतप्रभ नहीं लग रहा था और वह सीधे यू डोंग की ओर चल पड़ा। ये कैसे हो सकता है? इसे सील करो। यू डोंग ने एक बार फिर एक संरचना तकनीक का इस्तेमाल किया। यह उसकी संपत्ति थी और स्वाभाविक रूप से उसके पास काफी संरचनाएं मौजूद थीं। एक धुंधली रोशनी उभरी उसकी रक्षा करते हुए। स्विश, एक तलवार की रोशनी चमकी और निंग ने आसानी से उस भव्य सीलिंग संरचना को चीर डाला। बहुत कमजोर। निंग धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। टेलीपोर्ट। यू डोंग ने अपनी कीमती लेसर टेलीपोर्टेशन दाव सील को पकड़ लिया, भागने का इरादा रखते हुए, लेकिन ये पूरी तरह से बेकार था। आसपास का क्षेत्र पहले से ही स्पेस लॉक हो चुका है। निंग उसकी ओर चलता रहा। यू डोंग आखिरकार पागल हो गया। वह गुस्से से चिल्लाया, आखिर तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे सामने ये चकरा देने वाली रचना बेकार है। तुमने मेरे जहरीले कीड़ों को आसानी से मार डाला। तुमने मेरे मालिक को भी एक ही तलवार के वार से मार डाला और तुमने तो पहले से ही स्पेसलॉक रचना तैयार कर रखी थी। तुम इतने ताकतवर और इतने हिसाब किताब वाले हो। आखिर मैंने तुम्हें नाराज करने के लिए क्या किया? अचानक बिजली की गति से चलती हुई एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई। तलवार की एक किरण सीधे यू डोंग के डेंटियन में घुस गई। एक के बाद एक जादुई खजाने उसके शरीर से बाहर निकल आए। केवल उसका पहना हुआ जादुई वस्त्र और उसकी बाह पर लगा ब्रेसर ही उसका बचा रहा, बाकी सब गिर गए अब उसके नियंत्रण से बाहर। तलवार का यह वार इतना तेज था कि यू डोंग बच भी नहीं पाया। तुम यू डोंग घूरता रहा। निंग ने शांति से जवाब दिया, तुम्हारे डेंटियन में जिफू को मैंने पहले ही नष्ट कर दिया है। यू डोंग पूरी तरह से भयभीत था। उसके दांतियन में जिफू ही उसके साधक होने का आधार था। वह यूं ही नष्ट हो गया था। जिस क्षण वह नष्ट हुआ, उसके शरीर में अचानक कमजोरी का एहसास भर गया, जिससे वह अतुलनीय रूप से भयभीत हो गया। तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं मार देते? यू डोंग गुस्से से चीखा। तुम्हें मार दूं? निंग ने सिर हिलाया। मैंने तुम्हारे जिफू को तुम्हारे डेंटियन में ही मार डाला क्योंकि मुझे डर था कि तुम आत्महत्या कर लोगे। अगर जिफू मौजूद होता तो यू डोंग आसानी से अपनी जिफू झील में खुद को विस्फोट कर सकता था, लेकिन जिफू के नष्ट हो जाने के बाद यू डोंग एक साधारण मनुष्य में बदल गया था। लेकिन जाहिर है, एक साधारण मनुष्य होने के बावजूद उसका शरीर कई वर्षों से तात्विक की द्वारा पोषित था और इसलिए वह अभी भी काफी शक्तिशाली था, एक साधारण जियांटियन जीवन रूप के बराबर। दुर्भाग्य से अब वह जादुई खजानों का उपयोग नहीं कर पा रहा था। स्वाभाविक रूप से वह निंग के सामने खुद को मार भी नहीं पा रहा था। डर है कि कहीं मैं आत्महत्या न कर लूं। यू डोंग के चेहरे पर दहशत के भाव उभर आए। आखिर ये कैसी दुश्मनी थी? ये इंसान उसे आत्महत्या भी नहीं करने देगा। उसके जिफू के नष्ट होने के साथ ही उसके आसपास की संरचना स्वाभाविक रूप से लुप्त हो गई। नॉर्थसन और व्हाइट वाटर हाउंड भी वहां पहुंच गए। इसका आनंद लो, निंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसकी मौलिकी ने तुरंत उसके सामने एक चमकदार रूनिक मुहर का रूप ले लिया।
चमकते रूम को देखकर यूडोंग को कुछ एहसास हुआ। तुरंत उसके चेहरे पर भयानक भय छा गया और वह तुरंत भागने के लिए मुड़ा। निंग ने अपनी उंगलियों के एक हल्के से झटके से उस चमकदार रूनिक मुहर को यूडोंग के शरीर में पहुंचा दिया। नहीं, यूडोंग एक दयनीय चीख के साथ बोला। उसकी त्वचा और हड्डियां ऐंठ गईं और उसकी त्वचा लाल होने लगी। उसके गले से एक दर्दनाक चीख निकली। यूडोंग जिंदा उबल रहे झींगे जैसा था। उसका पूरा शरीर लाल हो रहा था और वह जमीन पर गिर पड़ा, ऐंठ रहा था और मरोड़ने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी त्वचा के नीचे अनगिनत कीड़े रेंग रहे हों और वह अपनी त्वचा को जलते और काले पड़ते हुए भी देख सकता था। हार्टबिनर आर्ट। नॉर्थसन मन ही मन चौंक गया। ये ब्लैक व्हाइट कॉलेज के दाव रिपोजिटरी वॉल्ट में मौजूद एक यातना देने वाली तकनीक थी। चूंकि इसमें ज्यादा युद्ध क्षमता नहीं थी, इसलिए इसके बदले में बहुत सारे ब्लैक व्हाइट छर्रों की जरूरत नहीं थी। निंग ने इसे बहुत पहले ही याद कर लिया था। जब उसने इसे याद किया था तो इसका मकसद था अपने दुश्मनों को इसका स्वाद चखाना, उनके दिलों में आग लगाने का स्वाद चखना। जब निंग के माता पिता की मृत्यु हुई थी तो वह खुद भी बेहद पीड़ा, निराशा और घृणा से भर गया था। उसने बहुत पहले ही बदला लेने के लिए ऐसा ही करने का फैसला कर लिया था। मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, यूडोंग ने निंग को घूरते हुए कर्कश स्वर में कहा। उसकी आंखें पागलपन से भरी हुई थीं। तुम सच में अभी भी साफ दिमाग वाले हो। भले ही तुम में वांशियांक सिद्ध की आत्मा है, फिर भी तुम्हारा इतनी देर तक जागते रहना अकल्पनीय है। निंग ने ठंडी सांस ली। लगता है तुम्हारा दाव हृदय मेरे अनुमान से भी ज्यादा मजबूत है। क्यों? यूडोंग की आंखें आक्रोश से भर गईं। निंग की बात करें तो वह अंकल व्हाइट की ओर मुड़ा, जो उसके बगल में खड़े थे। अंकल व्हाइट तुरंत धुंध में बदल गए, फिर एक बड़े बर्फीले सफेद शिकारी कुत्ते में बदल गए। यूडोंग, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? व्हाइट वाटर हाउंड ने यूडोंग की ओर देखा। यूडोंग की पीड़ा भरी आंखें अचानक सदमे और आक्रोश से भर गईं। अमर साधकों की याददाश्त लगभग पूरी तरह से ठीक होती है। चूंकि अंकल व्हाइट अब एक वांशियांक डायरे मॉन्स्टर थे और चूंकि वे मानव रूप में थे, यूडोंग उन्हें पहले पहचान नहीं पाया था। अब जब अंकल व्हाइट अपने असली रूप में लौट आए थे, यूडोंग को तुरंत उस साल की घटनाएं याद आ गईं। युवा मालिक, देखो, वह छोटी सी महिला बहुत आकर्षक लग रही है। वह चेहरा, वह आभा, वह भाव। ओहो, हम बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और लगता है वो गर्भवती भी है। हाँ, बिल्कुल वही जो मुझे पसंद है। तुम दोनों वहां जाओ और उस छोटी औरत को जिंदा पकड़ लो, लेकिन सावधान रहना, उसके बगल में जो 2 आदमी हैं वे दोनों जिफू के शिष्य होने चाहिए। बेहतर होगा कि तुम दोनों लापरवाह न हो जाओ और असफल न हो जाओ। चिंता मत करो युवा स्वामी, युवा मालिक, इसे हम पर छोड़ दीजिए। हम उस छोटी औरत को जरूर पकड़ेंगे और आपके पास ले आएंगे। वो घटनाएं, वो लड़ाई, सब कुछ उसके ज़हन में घूम गया। अपनी यादों में गहरे उतरते हुए उसने सोचा कि कैसे वो दोनों आदमी उस औरत के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे। छोटी बहन, तुम दोनों जाओ। स्नो, जाओ। लिटिल व्हाइट, उसे ले जाओ। उस युद्ध में वह और उसका साथी शुई यी दोनों ही केवल शीर्ष जिफू शिष्य थे, जबकि उनके विरोधियों ने निषिद्ध कलाओं का प्रयोग किया था। उस महिला का बड़ा भाई, वह बहुत शक्तिशाली था। वह उन दोनों को घेरने में कामयाब रहा था और उस महिला को दूसरे गंभीर रूप से घायल युवक के साथ भागने में मदद कर पाया था। हालांकि अंत में उसने और शुई यी ने क्रोध में आकर स्वाभाविक रूप से उस महिला के बड़े भाई को मार डाला। वे यूडोंग का पूरा शरीर जलने लगा था। उसने निंग की ओर पूरी तरह लाल आंखों से देखा। वे मेरे पिता, माँ और चाचा थे। निंग की आंखों में आंसू आ गए और वह गुर्राया, और मैं ही वह बच्चा था जिससे वह औरत गर्भवती थी। मैं बदला लेने आया हूँ। पुस्तक 9, अध्याय 10, एक आपदा का कारण। मेरे चाचा युची माउंट, मेरी माँ युची स्नो, मेरे पिता जी येचुआन। जी निंग उसे घूर रहा था। उसकी आंखें दर्द और पागलपन से भरी हुई थीं। उस वक्त तो तुम्हें उनकी जरा भी परवाह नहीं थी, है ना? असल में तुम तो उन्हें भूल ही गए हो, लेकिन अब मैं उनसे बदला लेने आया हूँ। निंग के शब्द उसके दिल की गहराइयों से एक एक करके निकल रहे थे। यूडोंग के लिए वह फरपोश युवक से निकलती नफरत को महसूस कर सकता था। ये युवक, यही वह बच्चा है जिससे वह महिला गर्भवती थी। 20 साल, सिर्फ 20 साल ही हुए हैं। वह बच्चा पैदा हुआ है और अब आसानी से मेरे गुरु निपुण मून क्रेसेंट को मार सकता है। मैंने यूडोंग अपने लिए कैसा दुश्मन पैदा कर लिया है। यूडोंग हमेशा से बेहद सतर्क रहा है और किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति को ठेस पहुंचाने को तैयार नहीं था। कुछ प्रतिभाशाली लोगों को मारते समय भी वह बेहद सतर्क रहा था और इस बात का ध्यान रखा था कि कोई सुराग न छूटे कि वह वही था। अप्रत्याशित रूप से वह गर्भवती महिला जिसे वह केवल युवा स्वामी डोंग सेवन की चापलूसी और खुशामद करने के लिए पकड़ना चाहता था, उसने ऐसे भयानक युवक को जन्म दिया था। मैं सचमुच इसी वजह से गिर गया। यूडोंग अपनी पीड़ा से बेहद व्यथित था, लेकिन उसके मन में एक के बाद एक दृश्य घूम रहे थे। युवावस्था में कैसे उसने तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी थीं, इसके दृश्य, और ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। वह अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों के साथ भी खेल सकता था और उन्हें अपने मोहरे बना सकता था। और अब वह वांशियांक का सिद्ध पुरुष बन चुका था। मैं जिंदगी भर हिसाब किताब लगाता रहा, लेकिन इसकी वजह से मैं नाकाम हो गया। यूडोंग की आंखें पीड़ा से भर गईं। अचानक उसने आखिरी बार गुस्से से चीख मारी। आकाश ने मेरे खिलाफ साजिश रची है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।
जैसे ही उसकी चीख पूरे इलाके में गूंज उठी, यू डोंग का झुलसता हुआ शरीर अचानक आग की लपटों में जलने लगा और उसका पूरा शरीर जलने लगा। निंग तो बस शांति से देख रहा था। अचानक उसके हाथ में एक धूपदानी आ गई। इसे इकट्ठा करो, निंग ने यही चाहा। निंग की दिव्य इंद्रिय स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि एक आत्मा सीधे हवन सामग्री में समाहित हो रही है। कई प्रकार के जादुई खजाने थे जिनका उपयोग आत्मा के विरुद्ध किया जाता था, जैसे मैरियड रेट्स बैनर वगैरह, जो आत्माओं को अपने अंदर खींच सकते थे। जहां तक निंग की हवन सामग्री की बात है, वह एक अलग उद्देश्य वाली वस्तु थी जिसका प्रभाव भी वैसा ही था। हालांकि इसका उद्देश्य केवल आत्मा को अवशोषित करना और फिर उसकी शक्ति को नष्ट करना था। इसे एक प्रकार का सहायक खजाना माना जा सकता था जिसका वास्तव में आक्रमण करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता था। इस यू डोंग को भी एक दुर्जेय व्यक्ति माना जा सकता है, नॉर्टसन ने आह भरी। वह एक साधारण आम आदमी से वांशियांक सिद्ध के स्तर तक पहुंचने में सक्षम था और यहाँ तक कि सिद्ध मून क्रेसेंट की बेटी को भी अपने लिए अपनी जान देने के लिए तैयार कर सका। दुर्जेय। अपनी बात बीच में ही खत्म करते हुए नॉर्टसन अचानक रुक गया। वह पास खड़ी जी निंग की तरफ देखे बिना नहीं रह सका। आखिरकार ये यू डोंग निंग का सबसे बड़ा दुश्मन था। निंग की निगाहें झील के पानी की तरह गहरी और शांत थीं। उसने जमीन पर पड़ी जलती हुई लाश पर शांति से नजर डाली, फिर शांत स्वर में बोला, वह वाकई एक दुर्जेय व्यक्ति था। हालांकि वह अपने कार्यों में बेईमान था। ऊंचे पद पर पहुंचने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। उस युवा गुरु डोंग सेवन की कृपा पाने के लिए वह वास्तव में मेरी माँ के विरुद्ध कार्य करने को तैयार था, भले ही वह गर्भवती थी। मेरी माँ की रक्षा के लिए मेरे चाचा की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि मेरे पिता के अमर पथ पर भविष्य की संभावनाएं चकनाचूर हो गईं। आखिरकार माँ और पिताजी की मौत हो ही गई। सिर्फ डोंग सेवन की कृपा पाने के लिए वह ऐसा कर पाया। निंग ने अपनी दिव्य दृष्टि से जो कुछ देखा था उस पर विचार किया और यू डोंग ने यूवेई के साथ कैसा व्यवहार किया था, मानो वह किसी यौन दासी के साथ करता हो। यह व्यक्ति पूरी तरह से बेईमान था। कहावत है, अगर कोई नदी के किनारे अक्सर चलता है तो अंततः उसके जूते गीले हो ही जाते हैं। अगर यू डोंग आज निंग के हाथों में न भी पड़ता तो भी अंततः कोई और विशेषज्ञ उसे मारने आता। अमर साधना का मार्ग आत्मनिर्भरता का मार्ग था। तरकीबें, रणनीतियां, बाहरी मदद के स्रोत, दूसरों को रास्ते में रोकना, ये सब मिलकर आपको थोड़े समय के लिए ही ऊंचा उठने देते थे। अंत में कब्र ही इंतजार करती थी। आत्मनिर्भरता ही एकमात्र सच्चा शाश्वत मार्ग था। फुफ। निंग ने हाथ हिलाकर आंगन में रखे सारे जादुई खजाने समेट लिए। चलो जल्दी से चलते हैं। निंग ने नॉर्टसन और अंकल वाइट की ओर देखा। पहले उस निपुण मून क्रेसेंट ने मुझे बहुत बुरा एहसास दिलाया था। मुझे लगता है कि उसका कोई खास इतिहास रहा होगा। हम यहाँ नहीं रुक सकते। ठीक है, अंकल वाइट ने सिर हिलाया। ठीक है, नॉर्टसन भी सहमत हुआ। नॉर्थमोट कबीले का वह रक्त पदक साबित करता है कि वह खतरनाक है। जल्द ही निंग का समूह चुपचाप माउंट मून क्रेसेंट से दूर चला गया। किसी को भी उनके जाने का पता नहीं चला। हवा में ड्रैगन के सिर वाला युद्धपोत एक बार फिर रंग बदलकर एकदम काले रंग में बदल गया, जैसे जैसे वह धीरे धीरे आगे की ओर उड़ रहा था। पिताजी, माँ, चाचा, निंग ने धीरे से उनसे कहा, मैंने हमारे 3 दुश्मनों में से एक को मार डाला है। चिंता मत करो, उनमें से एक भी नहीं बचेगा। और चाचा की इकलौती संतान, एक दिन मैं उसे ढूंढने का कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। निंग के पिता ने जो बताया था उसके अनुसार उसके चाचा की एक ही बेटी थी, लेकिन उसकी यह चचेरी बहन आखिर कहाँ थी? उसका नाम क्या था? वह कैसी दिखती थी? दुर्भाग्य से निंग को इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं पता था। उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता। हालांकि निंग ने हार नहीं मानी, क्योंकि एक अमर साधक जितना ज्यादा शक्तिशाली होता उसके पास उतने ही ज्यादा विकल्प होते। उसने सुना था कि कुछ पौराणिक रूप से शक्तिशाली अमर साधक उंगली के इशारे से भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान भी लगा सकते हैं। अगर भविष्य में वह ये तकनीकें सीख पाता तो शायद उसके चचेरे भाई को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। पास में खड़ा व्हाइट वाटर हाउंड चुपचाप देख रहा था। अपने सबसे घृणित शत्रुओं में से एक को मार गिराने पर उसे भी अतुलनीय उत्साह का अनुभव हुआ और मन ही मन संतुष्टि भी हुई। उसने मन ही मन बुदबुदाया, बड़े भाई, हमारा बच्चा निंग और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। यहाँ तक कि एक शीर्ष वांशियांक सिद्ध को भी उसने मार डाला। निंग का नाम निश्चित रूप से विशाल अनंत दुनिया में फैलेगा और वह ग्रैंड जिया राजवंश द्वारा शासित दुनिया में एक सच्चा प्रभावशाली और प्रसिद्ध व्यक्ति बनेगा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, नॉर्टसन बोला। निंग ने उसकी ओर देखा। क्या हम क्लाउड फील्ड्स जाएं? स्नो क्लाउड फील्ड्स वह स्थान था जहाँ डोंग कबीले ने अपनी नींव रखी थी। शुई यी डोंग कबीले का जिफू शिष्य था। अगर वे शुई यी को मारना चाहते थे तो स्वाभाविक रूप से उन्हें स्नो क्लाउड फील्ड्स जाना होगा। हाँ, हम अभी चलेंगे, निंग ने कहा। लेकिन यह एक बहुत बड़ा कबीला है, नॉर्टसन ने जल्दी से कहा। उनके पास 10 से ज्यादा वांशियांक सिद्ध हैं और यह एक आदिम ताओवादी का कबीला भी है। हालांकि वह आदिम ताओवादी स्नो ड्रैगन पर्वत की रखवाली करता है, फिर भी उसने अपने कबीले के लिए कुछ सुरक्षात्मक तकनीकें जरूर छोड़ी होंगी और किसी नाजुक मौके पर वह आदिम ताओवादी खुद भी जल्दी से वापस आ सकता है। निंग ने सिर हिलाया। मुझे पता है, चिंता मत करो कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई। मैं इतना घमंडी नहीं हूँ कि किसी आदिम ताओवादी से सीधे भिड़ जाऊं। यह अच्छी बात है कि तुम साफ दिमाग वाले हो। नॉर्टसन ने सिर हिलाया। जब उसने निंग को यू डोंग की हत्या करते देखा था तो नॉर्टसन को चिंता होने लगी थी।
वह खुद भी इसी तरह के अनुभव से गुजरा था और वह जानता था कि एक बार अपने माता पिता के हथियारों का सामना करने पर कोई पागल हो सकता है और उस समय वह सचमुच कुछ भी करने में सक्षम हो सकता है। वह नहीं चाहता था कि निंग अपनी जान गंवा दे। निंग, मेरे बेटे, पास बैठे व्हाइट वाटर हाउंड ने आग्रह किया, जैसा मैं देख रहा हूँ, चलो पहले अडेप्ट मून क्रेसेंट द्वारा छोड़े गए खजानों की जांच करते हैं। मुझे भी अब भी लगता है कि अडेप्ट मून क्रेसेंट बहुत खतरनाक इंसान था। ठीक है, निंग और नॉर्टसन दोनों ने सिर हिलाया। उन्होंने तुरंत अडेप्ट मून क्रेसेंट द्वारा छोड़े गए जादुई खजानों को बांधना शुरू कर दिया और उसके भंडारण प्रकार के जादुई खजानों की खोज शुरू कर दी। माउंट मून क्रेसेंट पहले की तरह ही शांत और सुकून भरा था। नौकरों और अनुचरों को पता भी नहीं चला कि निपुण मून क्रेसेंट की मृत्यु हो गई है। हालांकि निंग के समूह के जाने के लगभग 2 घंटे बाद आसपास का वातावरण कराहने लगा। फट, पहाड़ के ऊपर हवा में एक बिल्कुल काले रंग का तलवारनुमा युद्धपोत प्रकट हुआ। स्वश स्वश स्वश, एक के बाद एक रक्तरंजित आकृतियां उसमें से तुरंत उड़ीं और पलक झपकते ही आकाश उनमें से 13 से भर गया। उनके नेता के वस्त्रों की आस्तीनों पर एक चांदी की उड़ती हुई तलवार कढ़ाई की हुई थी। बाकी 12 की आस्तीनों पर धूसर उड़ती हुई तलवारें कढ़ाई की हुई थीं। गड़गड़ाहट, एक शक्तिशाली दिव्य अनुभूति तुरंत नीचे की ओर फैल गई और उस क्षेत्र को ढक लिया। रक्तरंजित वस्त्रधारी पुरुषों का नेता, एक गंजा व्यक्ति, उसकी खोपड़ी पर विचित्र रून अंकित थे। नीचे देखते हुए उसकी निगाहें बर्फ जैसी ठंडी थीं। कैप्टन, दूसरा भाई, वो। नेता के बगल में खून से लथपथ एक आदमी फुसफुसाया। वो मर चुका है। गंजे, खून से लथपथ उस आदमी की आवाज कर्कश थी, कानों को चीर देने वाली, मानो तलवारें आपस में टकरा रही हों। हालांकि हत्यारे ने उसकी लाश को पहले ही नष्ट कर दिया है, युद्ध का माहौल अभी भी मौजूद है और दूसरे भाई के खून की गंध हवा में बनी हुई है। दरअसल जब दूसरे भाई की मोमबत्ती, जो हमारे मुख्य हॉल में बाकी सभी मोमबत्तियों के साथ रखी थी, बुझ गई थी, तब तक वो मर चुका था। बस तुम में से कोई भी इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? बूढ़ा दूसरा भाई अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था और वह अपनी सेवानिवृत्ति का आनंद लेने के लिए माउंट मून क्रेसेंट लौट आया था। उसका कोई दुश्मन नहीं था, और अगर था भी तो जब उसने नॉर्थमोट कबीले का हमारा रक्त पदक छीन लिया तो क्या उसे उन्हें डराकर भगाना नहीं चाहिए था? बूढ़ा दूसरा भाई को जबरन मारने की हिम्मत कौन कर सकता था? ओले सेकंड ब्रो भी बेहद शक्तिशाली थे। ओल सेकंड ब्रो ने अपनी कई सैन्य उपलब्धियों की बदौलत मून क्रेसेंट सेबर फॉर्मेशन हासिल किया था और यह बेहद शक्तिशाली था। शायद वांशियांक स्तर के कुछ प्रतिभाशाली लोग उन्हें हरा पाते, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ समय तक उनका सामना करने में सक्षम होना चाहिए था। उनकी भागने की क्षमताओं को देखते हुए उन्हें भागना बहुत मुश्किल नहीं लगना चाहिए था। एकमात्र संभावना यह है कि किसी को ओल सेकंड ब्रो की सभी क्षमताओं के बारे में पता था और इसलिए उन्होंने विशेष रूप से चीजों को इस तरह से व्यवस्थित किया कि वे उसे एक ही झटके में मार सकें। समूह आपस में बातचीत करता रहा। बूढ़े दूसरे भाई ने हमारी टुकड़ी में 1 सदी से भी ज्यादा समय तक लड़ाई लड़ी। अनगिनत पीढ़ियों के भाइयों ने उनके साथ आजीवन दोस्ती की। वह अपने माउंट मून क्रेसेंट लौट आए थे, लेकिन यहाँ किसी ने उन्हें मार डाला। दूसरे बुजुर्ग भाई इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम उन्हें धमकाएं नहीं तो दूसरों को राहत मिलनी चाहिए। हमें धमकाने की हिम्मत कौन कर सकता है? हमें उनका बदला जरूर लेना चाहिए। हमें बदला लेना होगा। जिसने भी पुराने दूसरे भाई को मारा है, हमें उसे मारना ही होगा। हम उसकी आत्मा को नष्ट कर देंगे। छाया सेना के भाइयों को बिना किसी परिणाम के नहीं मारा जा सकता। रक्त से सने सभी आकृतियां उग्र, भयावह आभा से भरी हुई थीं। जहां तक गंजे, खून से लथपथ नेता की बात है, उसने ठंडे स्वर में कहा, जांच करो। हमें इसकी पूरी जांच करनी होगी। हमें पता लगाना होगा कि ओल्ड सेकंड ब्रदर को किसने मारा। वह अपनी सेवानिवृत्ति का आनंद लेने के लिए घर गया था, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। हमें हत्यारे को ढूंढना होगा। सही, हाँ, सबने सिर हिलाया। चलो वापस चलते हैं। मैं पुराने कैप्टन से मदद मांगूंगा और शेडो आर्मी के मुख्यालय से भी कहूंगा कि हत्यारे की जांच शुरू करूं। गंजे आदमी ने ठंडी, गंभीर आवाज में कहा, चलो चलते हैं। फुफ, खून से लथपथ आदमियों का समूह उस काले, तलवार जैसे युद्धपोत में वापस उड़ गया। एक बार फिर एक अंतरिक्षीय लहर उठी और फिर वह काला युद्धपोत एक बार फिर हवा में गायब हो गया। निंग, नॉर्थसन, व्हाइट वाटर हाउंड और किंग अडेप्ट मून क्रेसेंट द्वारा छोड़े गए अवशेषों को खंगाल रहे थे। यूडोंग की वस्तुएं ज्यादातर नश्वर श्रेणी की थीं, इसलिए उन्हें सबसे पहले बांधा गया। निंग का समूह उसके भंडार में रखी वस्तुओं को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसकी संपत्ति वास्तव में डोंग वन और नॉर्थ रिवर झोउ के बराबर थी। हालांकि निंग का समूह मुख्य रूप से अडेप्ट मून क्रेसेंट के जादुई खजानों को बांधने में रुचि रखता था। आखिरकार वे उसके द्वारा छोड़े गए भंडारण प्रकार के जादुई खजानों में से एक को बांधने में सफल रहे और उन्होंने उसके भीतर से एक के बाद एक वस्तुएं निकालीं। निंग का समूह उनकी बारीकी से जांच करने लगा और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनके सभी चेहरे बदल गए। ओह बकवास, किंग ने धीरे से कहा।